बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। रमज़ान और हम की इस ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज सबसे पहले जो विजुअल आपको हम दिखाने वाले हैं वो एक तो रास्ता ही बहुत प्यारा है जहाँ का विजुअल है, और फिर वो कहते हैं ना सफ़र इश्क, तो ये बिल्कुल सही कहते हैं। मक्का से मदीना जाने का सफ़र, क्या खूबसूरत सफ़र होता है। और जो कौमी क्रिकेटर्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने उम्र की सआदत भी हासिल किया, अब रोज़ा रसूल पर हाजिर देने के लिए जा रहे हैं, तो जब वो मदीना के सफ़र पर थे, यानी सफ़र इश्क पर थे, तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो उन्होंने पढ़ी, उसकी वीडियो खासी वायरल हो चुकी है। बिल्कुल जी। दीगर खिलाड़ी हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, जिसमें बाबर आजम भी हैं, नसीम शाह भी हैं और इस तरह दीगर खिलाड़ी, और बड़ी खूबसूरत वो नात पढ़ रहे थे, आपको सुनाते भी हैं। सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। दिल बदल दे माशाअल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ इनका। और जिस तरह क्रिकेटर्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आपको हमने विजुअल दिखाया भी और सोशल मीडिया पे खासा वायरल हुआ है। बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, तो तमाम हमारे क्रिकेटर्स, वो तमाम हमारे कौमी क्रिकेटर्स, हमारे स्टार्स जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, एक तो अल्लाह इनकी तमाम दुआएं कबूल करे। आमीन। PSL सीज़न 9 के बाद जो क्रिकेटर्स वहाँ पर गए हैं उम्र की सआदत हासिल करने के लिए, फर्स्ट उन्होंने उसके बाद प्लान किया और मिल के सब ने साथ में सआदत हासिल की। माशाल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और दीगर खबरें वो शामिल करते हैं, और कुछ और जो खबरें हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, ज़रा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सी खबरें हम तक पहुँचते हैं, हम फिल्टर करते हैं कि इसमें से कौन सी खबर आपसे हम शेयर करें। ऐसे कुछ लोग काम कर जाते हैं, ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात उज़्बेक नौजवान है, एक आर्टिस्ट हैं, और रूबिक्स क्यूब जो होते हैं आर्ट वर्क में उन्होंने उसको तब्दील कर दिया। अब आर्ट वर्क इतना खूबसूरत, अल्लाह से मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया है, और उम्र इनकी 18 साल है। रूबिक्स क्यूब की मदद से खाना काबा की शानदार तस्वीर जो है वो उन्होंने तख्लीक की है उससे। और ये देखें कि उनकी सलाहियत, उनकी महारत, जिसके ज़रिए अल्लाह का घर बैतुल्लाह निकाबा कैसे उन्होंने रूबिक क्यूब से वो बनाया है, और इस तरह मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, और जो नौजवान हैं इस अमल को बहुत ज़्यादा, इस नौजवान के अमल को वो सराह रहे हैं, जितने भी यूज़र्स हैं सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं इनको। और ये देखें, जब मुकम्मल हुआ तो काबा का खूबसूरत एग्जैक्टली ये खूबसूरत चीज़ें देख के ऐसे ही रमज़ान में भी और वैसे भी आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। और ये है अल्लाह से मोहब्बत का इजहार इस 18 साला उज़्बेक नौजवान का। और ये यूँ तो लास्ट मंथ ही है, लेकिन वायरल हो रही थी, हमने सोचा कि नाज़रीन से हम शेयर भी करते हैं। करें, बिल्कुल। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ खबरें तो शेयर की हैं, अब ज़रा मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसकी हम बात करते हैं। रमज़ानुल मुबारक, इस महीने में भी हम देख रहे हैं सियासी पारा ना ठंडा नहीं है, कभी भी नहीं होता, और कभी एक की तरफ से तल्ख बातें आती है, कभी दूसरे की तरफ से तल्ख बातें आ रही होती हैं। और इस वक्त तो जो खबर एक आ रही है वो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं, उसके चर्चे हैं। और ये PTA रहनुमा शेर अफजल मरवत जो हैं, मरकजी किरदार हम कहते हैं इस मामले के, जो किरदार उनकी तरफ से चीज़ें सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से इसमें वो लोग ये कह रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं इसकी। हाँ, लेकिन जब कुछ चीज़ें आती हैं फिर तरदीद आए तो समझ तो आ जाती है कि मामला तो है, जिस चीज़ की तरदीद आए इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है। बहरहाल अच्छा, इसके साथ साथ हर तरफ एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन का जो इस्तीफ़ा है वो भी ज़ेर बहस है, और वज़ीर शहबाज शरीफ ने जो गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है, उस पर भी खासी बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली का माहौल है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जिस तरह वहाँ के MPs की तरफ से कुछ नाजेबा इशारे किए गए, और फिर अज़मा साहिबा ने बड़ी इसकी मजम्मत भी की, और बाकी जो फीमेल थी वो उन्होंने वॉकआउट उन्होंने किया वहाँ से। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि ये होती आ रही है, और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। खैर, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी कह दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली लेट्स सी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। तो सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। तजज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सरवदी साहब। मुज़म्मिल साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खबरें आ रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक तो ये है कि PTI पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको रिमोट कंट्रोल से मियां असलम इकबाल साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हलफ भी नहीं लिया है, और वो किसी को मुस्तकिल कायदे हिस्ब इख्तिलाफ भी नहीं बनने दे रहे, और वो नामालूम मुकाम से इसको चला रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल से पार्लिमानी पार्टी नहीं चल सकती, MPs को आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
राना आफ्ताब साहब को, लेकिन उनका मरियम नवाज जिसमें दोनों ने आपस के जज्बात किए, उसको पीटीआई ने बुरा मनाया, उनको चेंज कर दिया गया। तो पीटीआई के अपने अंदर वहां बहुत धड़ेबंदी है। हमाद अजहर साहब का ग्रुप है, असलम इकबाल साहब का ग्रुप है और डॉक्टर यास्मीन राशिद का ग्रुप है, तो वो अपनी धड़ेबंदी मौजूद है। अब अगर सेनेट के इंतखाबात की रोशनी में फॉरवर्ड ब्लॉक को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने तो कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं जारी किया कि आप कहें कि वो अपनी पार्लिमानी स्ट्रेंथ से ज्यादा टिकट जारी किया है और वो कुछ ज्यादा सेनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके पास तो जो उन्होंने टिकट जारी किए हैं उनमें से 20 एमपीएस के वोट अभी भी फालतू हैं, जो वो मोहसिन नकवी साहब को देंगे या उनको देने की बात है, उनके पास एक्स्ट्रा है। वहां 51 सेनेटर्स पे एक सेनेटर बनना है, 51 वोट्स पे। तो मेरे ख्याल में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की सेनेट के तनाजुर में तो मुझे कोई अहमियत नजर नहीं आ रही है, लेकिन ताहम ये पीटीआई के अपने अंदर जो ग्रुप बंदी है उसके तनाजुर में हमें जरूर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आता है, क्योंकि उनकी अपनी धड़ेबंदी ऐसी है कि सब इकट्ठे चलना मुमकिन हो रहा है। अच्छा, और इसका ज़ाहिर है फिर नुकसान उस पार्टी को तो होगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा पंजाब सेंट्रिक लग रहा है मुजम्मिल साहब, या कि ये नेशन वाइड ही लग रहा है आपको? नहीं, पंजाब सेंट्रिक लग रहा है, क्योंकि वहां जो सेनेट के टिकट दिए भी गए हैं पीटीआई की जानिब से, एमपीएस से उनकी मुशावरत नहीं है, वहां रिट नहीं है पार्टी की इस वक्त, वो एमपीएस उनको वोट, मुझे लगता है कि कुछ एमपीएस एब्सटेन कर जाएंगे वहां और वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनके वोटों की नून को जरूरत तो है नहीं है, वो एब्सटेन जरूर कर जाएंगे और मुझे लगता है कि इस तरह पीटीआई शायद एक सेनेटर कम बना सके। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनना ज़ाहिर है ये पहले भी कई दफ़ा देखा गया और हर जमात में तकरीबन ऐसी खबरें आती रही हैं माजी में भी, लेकिन अगर पीटीआई सेंटर की हम बात करें, अब जस्ट बिकॉज कि बानी पीटीआई इस वक्त नहीं है, यानी वो जो कि जेल में है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा तूल पकड़ रही हैं और ज़्यादा इसमें एक सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है? नहीं, हमने 2018 में पीटीआई केपी में, जब उनकी सिर्फ केपी में हुकूमत थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक देखा था परवेज खटक साहब के खिलाफ, और सेनेट के इलेक्शंस में जब उन्होंने को 30 के एमपीएस को निकाला था और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर उनको टिकट नहीं दिए गए थे। फिर उसके बाद जब अदम एतमाद पेश हुई तो हमने कौमी असम्बली में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, तब तो बानी पीटीआई मौजूद थे और वो कोई जेल में नहीं थे, नाअहल भी नहीं थे, डिस्क्वालीफाई भी नहीं थे। फिर हमने पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, उसके बाद हमने सिंध में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, आजाद कश्मीर में देखा। तो अगर देखा जाए तो पीटीआई के अंदर तो फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बहुत बड़ी रिवायत मौजूद है जो नेशन वाइड है, गिलगित से, आजाद कश्मीर से, केपी से, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान, हर जगह उनके यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। उसकी वजह शायद ये है कि वो अपनी पार्लियामानी पार्टी को पिछले 10 साल से 2 असेंबलियों में इकट्ठे लेकर नहीं चल सके हैं और अरकान असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते। अच्छा, अब ऐसे में मुजम्मिल साहब, ये तो चलें ये बात एक जगह पे, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन का रोल भी हमारे सामने है। अज़मा साहिबा की अगर बात की जाए, पंजाब असम्बली में जिस तरह से नाज़ेबा इशारे किए गए हैं, उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने एहतजाज किया और बाकी भी जो ख़वातीन थी उन्होंने वॉकआउट किया है। ये मामलात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जहाँ पर ये बात की जा रही है कि सब मिल बैठ बात करें, वहीं पर इस तरह की इनटॉलरेंस हमें दिखाई दे रही है और इस तरह की बदतमीजियाँ हमें अक्सर औकात, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट इस तरह की हरकत जब हो रही होती हैं तो उसका असर एक मुल्क का इमेज है, फिर बातें इन पर चली, तवज्जो सारी इन बातों पर चली जाती है, तवज्जो मुल्की हालात पर नहीं जा सकती। देखिए, पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट का एक कानून मौजूद है और मैं जो पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में, किसी भी असम्बली में ख़वातीन पार्लियामेंट के साथ जब कोई नाजेबा हरकत होती है, मैं इसको हरासमेंट के ज़ुमरे में लेता हूँ और मैं समझता हूँ इसके ऊपर हरासमेंट के कवानीन का ही अमल होना चाहिए। और जो हरासमेंट में अब आप देखें कि जब कोई हरासर पकड़ा जाए तो उसकी जॉब जाती है, उसको सजा होती है। तो सेम इज द केस, अगर कोई रुकने पार्लियामेंट भी हरासर है और उसने नाजेबा इशारा किया है किसी खातून रुकन को असेंबली में, वो वर्क प्लेस है असेंबली। ऐसे ही जैसे हमारा हम का ऑफिस एक वर्क प्लेस है, कोई भी ऑफिस एक वर्क प्लेस है, तो मैं तो इसको हरासमेंट
हरासमेंट देखता हूँ, और मेरे ख्याल में इस हरासमेंट पे उस रुकने असेंबली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसकी रुकनीत खत्म होनी चाहिए, और उसको जो है दोबारा पार्लियामान में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस पर सख्ती करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ स्पीकर को उनकी नाअहली का रेफरेंस भेजना चाहिए, और जो खवातीन की ओम्बड्समैन है उनको भी इस पे हरासमेंट पे रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करनी। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बात वज़ीर आज़म साहब से मुतालिक भी करेंगे। सरवदी साहब, कहा जाता है कुछ दबाव सा है उन पे, कुछ फैसले करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, जैसे ECC की सरबराही पहले ज़ाहिर है उनके पास थी, फिर वो छोड़ दी, या वज़ीर ख़जाना के पास जा रही है, तो कोई दबाव है जिसकी वजह से ये फैसले वापस होते हैं, या कि नहीं उनको लगता है कि शायद ठीक नहीं था, वो सोचते हैं और उसके बाद फिर चीज़ें बदल देते हैं? He wants to drive the economy. अच्छा, वो इकोनॉमी को के रिवाइवल ड्राइविंग सीट पर खुद ड्राइव करना चाहते हैं। अगर वजीर खजाना को बनाया भी गया है तो जिस इजलास में वो खुद मौजूद होंगे तो वही सरबराही कर रहे होंगे, आप समझे। अगर ECC के इजलासों में वजीर आजम खुद मौजूद होना चाहते, तो देखे ना प्रोटोकॉल का ये तो नहीं हो सकता वजीर आजम इजलास में मौजूद होगा और वजीर खजाना सदारत कर रहा होगा। मैं समझता हूँ कि वो एक इस वक्त जो इकोनॉमिक बहरान है और जो इकोनॉमिक फैसले हैं उनकी ओनर्स भी लेना चाहते हैं, और उनकी ओनरशिप लेते हुए वो खुद ड्राइव करना चाहते हैं। ये ठीक है कि वजीर खजाना को दोबारा उसका ECC का सरबराह बनाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ECC के बड़े फैसले जो हैं वो वजीर आजम खुद साथ बैठ के करेंगे, और वो इसको इस तरह ऑटो पे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, और वो पॉलिटिकल कॉस्ट जब देनी है तो फिर उसकी ओनरशिप भी लेना चाहिए। करना है, बैठ के सदारत भी खुद करनी है, ड्राइविंग सीट पे खुद रहना, तो फिर सदारत दी क्यों वजीर खजाना को? इसलिए कि रिवायत मौजूद है कि वजीर खजाना होता है, वजीर आजम नहीं होता। अच्छा। और बहुत सारे इजलासों में अगर वजीर आजम ना हो तो ये सवाल हो गया कि फिर कौन करेगा। मतलब अगर वजीर आजम बैरून मुल्क दौरे पे हैं या कहीं और हैं और ECC का कोई इजलास होना है तो वजीर खजाना को सरबराही दी जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर इजलासों में जहाँ बड़े फैसले होने होंगे वहाँ मुझे ये इशारा लगता है कि वजीर आजम खुद ECC में बैठेंगे और वहाँ खुद बड़े फैसलों में खुद शामिल होंगे। वो पीछे जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि चलता आ रहा है, रवायत है तो फिर बना देते हैं, तो कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले खुद करना चाहते हैं, वो इनको किसी पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय रहना जरूरी नहीं होता? मतलब सारे फैसले जाहिर है खुद लेने हैं, सही है, सरबराह है, सारी चीज अपनी जगह पे, बट इस वक्त जो हालात है वहां पर क्या किसी और की बात मैटर नहीं करेगी? ECC में तो चारों सूबों के वज़राए आला है ना, आप समझे। ये तो फेडरेशन और सूबों के दरमियान का मामला है, बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग का मामला है, और वो वेट होके आती है एक्सपर्ट से भी, मिनिस्ट्री से भी। तो उसमें तो एक्सपर्ट्स की राय आ गई होती है और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए वो ECC में आता है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है फेडरेशन में कि अगर वो वज़राए आला के साथ या उनके आए तो वो खुद बैठे। अभी पीछे हमने देखा है कि SIFC के एक इजलास में चारों वज़राए आला और प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी आई है, और मेरे ख्याल में हमें इसको इनकरेज करना चाहिए कि फेडरेशन को मजबूत करने के लिए वज़राए आला और वज़ीर आज़म को आपस में बार बार मिलना चाहिए और मिलकर फैसले करने चाहिए। और ये अल्लाह करे ऐसे ही हो, बार बार मिलें, मिलकर फैसले करें, एक दूसरे की बात सुने, समझें और आगे बढ़े, पाकिस्तान की बात हो। सरवदी साहब बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। मजेदार पकवान, हमारा फेवरेट सेगमेंट। एग्जैक्टली, आज क्या पकने वाला है हमारे किचन में, जानते हैं सबा आफ्ताब से। सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बन रहा है दो बहुत यमी रेसिपीज़ हैं। एक आपको पता है ड्रिंक होती है, और एक हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन क्रैप्स। और उसके अंदर हम जो रेगुलर क्रैप्स होते हैं जिसको हम स्वीट टॉपिंग्स के साथ खाते हैं, सेम रेसिपी आप यूज़ करेंगे, या आप अपनी कोई क्रैप की रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, या मैंने एक रेसिपी कार्ड पे रेसिपी मेंशन की हुई है, आप वो रेसिपी भी यूज़ कर सकते हैं। और वो रेसिपी बना के जिसके अंदर 2 अंडे हैं, ½ टीस्पून सॉल्ट है, ½ टीस्पून शुगर है, 2 टेबलस्पून ऑयल है और 1 1/4 कप ऑफ मिल्क है। आपने सब कुछ लेके अपने जग ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर होता है किसी बोल में लेके और उसको ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल लंप फ्री बैटर बनाना है। इस तरह से आपका बैटर बन जाएगा और उसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए रख लें, ठीक है। हमारे पास शो की कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं तो हम ये कर नहीं सकते हैं, तो मैंने ये पहले से बना के रख दिया था। अब मैं आपको सिक क्रैप बनाना एक आधा दिखा दूंगी। एक मैंने उधर ऑलरेडी बना दिया है। ऑयल आपने लेना है, हम डालडा यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा अगर नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐसे ऑयल आपने ब्रश से स्प्रेड करके
इसके अंदर बैटर लेना है आपने 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा या 1/4 कप भी सही है। इसको लेके आपने इसको swirl अराउंड कर देना है ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, रोटी की सी फॉर्म ले ले चपाती टाइप, और फिर आप उसको फ्लिप कर लेंगे। 1 मिनट तकरीबन एक साइड पे पकाएगा। ठीक है। हाँ, तो इसको अच्छा, फिर उसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। This is it and I'm gonna just place this here on top of my previous one. Let's move on. हमारे पास अगेन डालडा का हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं 1 to 2 टेबलस्पून डाल पे, और फिर उसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे, सीजनिंग्स ऐड करेंगे। चिकन के अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के बाद हमने ऐड किया है सॉल्ट। सॉल्ट के बाद क्यूमिन और धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। और सब कुछ हाफ टी स्पून है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के ज़्यादा हो जाती हैं तो कम क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च ऐड कर दी है इधर। हल्दी अगेन हाफ टी स्पून, और हाँ बस हरी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं इधर ही। हरी मिर्च होती है, हम कराची वाले हैं, हम खाते हैं शौक से मिर्चें। लाल मिर्च भी है इसमें हाफ टी स्पून। फिर इसमें है चिली फ्लेक्स और चिकन पाउडर, वो मैंने एक साथ कर दिया है। और ये बाद के लिए है सॉटे सॉटे सॉटे। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वेजीज़। वेजीज़ में हमारे पास है शिमला है, छोटा छोटा सब कुछ कट किया हुआ है, क्योंकि हमने वो पार्सल्स में फिलिंग डालनी है ना, तो इसलिए इक्वल साइज़ का होना चाहिए ताकि पकने में इक्वल टाइम लगे। अगर कोई बड़ा कोई छोटा होगा तो एक टाइम पे बन नहीं सकेगा। और फिर इसमें आ जाएगा प्याज। गाजर डाल दिया, शिमला डाल दिया, प्याज आ गया। घर में जो भी है ना लेफ़्ट ओवर वेजीज़ भी है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त रेसिपी कार्ड पे मैंने सिर्फ शिमला और प्याज लिखा हुआ था, लेकिन मेरे पास घर पे गाजर और आलू भी अवेलेबल था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स ऐड दैट टू। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। चिकन बन गया था। वेजिटेबल्स को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, थोड़ा ज़्यादा लाइक पकाना नहीं है बिल्कुल। चलो जी, इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये आलू की जो श्रेड्स है ना, जो कद्दूकश किया हुआ था, वो थोड़ा सा गल जाए। चलें सबा, यानी अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने ड्रिंक की तरफ, जब तक कि हमारी मेन डिश रेडी होती है। आज क्या बन रहा है ड्रिंक में? ड्रिंक में हमारे पास है स्ट्रॉबेरी टैंग चिलर। टैंग है क्योंकि हमारे पास टैंग है, और टैंग आपका यानी ऑरेंज है बेसिकली। तो टैंग के अंदर है आपका ज़बरदस्त ऑरेंज फ्लेवर पैक, एंड इट हैज़ विटामिन सी, डी एंड जिंक। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिहाइड्रेशन। पूरे दिन के रोज़े के बाद आपके दस्तरखान पे ठंडा सा यमी सा टैंग बना हो तो अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग होता है। उसके अलावा टैंग के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। लेमन पेपर है, पाइनएप्पल है, मैंगो है। आज हम ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश यूज़ कर रहे थे, और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी प्यूरे भी है। ओके। और इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। चीनी वैसे वो है लाइक हस्ब जायका है, ज़रूरत पड़ेगा तो डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप टैंग यूज़ करें ना, नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इट्स लाइक मॉडरेटली स्वीट। अब फिर आपने इसमें ऐड करना है पानी और आइस। हमेशा मैं बर्फ़ ऐड करती हूँ, आज मैं आखिर में कर रही हूँ। ओढ़ रहा है इधर उधर। ओके जी, उस कलर का नाम होता है वर्मिलियन। हो गया वर्मिलियन। लेट्स सी ऑरेंज एंड रेड मिक्स्ड आपने will जल्दी create से another गूगल कर warm लिया। and vibrant color known as red, orange और vermilion। हमने कहा साथ साथ इंफॉर्मेशन देते जाए ना खुद ये भी। बनेगा जी हमारा, इसका नया नाम है वर्मिलियन जूस। वर्मिलियन, वेरी नाइस। वर्मिलियन चिलर। चले नाइस। 1 2 3 यू गाइस वर रेडी। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, रेडिश पन तो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है ना, लेकिन जो टैंक की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी ऑरेंज कलर की, और उसकी कम है। ये ले जी, ये ऑरेंज ही है। टैंग डोमिनेंट रहा। टैंक डोमिनेंट रहा, एग्जैक्टली। नहीं ऊपर देखे ना, रेड नजर तो आ रहा है ना। वो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है ना ग्लास पे। चलें जी,
थोड़ी सी आपने लई सी बनानी है। फ्लावर 1 से 2 टेबलस्पून यूज़ कीजिएगा और 1 टेबलस्पून पानी, आधी क्वांटिटी, और इसका एक पेस्ट बना लें, जैसे जो हम मांडा पट्टी के लिए करते हैं ना, पेस्ट बना लेते हैं और फिर उससे स्टिक कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। और इसको पेस्ट बना के साइड पे रख देंगे ताकि जब अब फिर हम फिलिंग बनाएंगे ना उसमें ये काम आएगा हमारे। ये हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं। आ जाओ जी, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रैप, इसको बीच में ऐसे करके हेल्दी सा हेफ्टी सा अमाउंट फिलिंग का, नॉट टू मच, क्योंकि आपको पता है क्रैप थोड़ा सा डेलिकेट होता है तो वो फट ना जाए। और फिर इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। अब इसको हम रैप कर देंगे। डन। इस तरह से हमारे पार्सल्स बनेंगे। ये एक हो गया है और इसी तरह से बनेंगे बाकी भी। और फिर इसको रैप कर देंगे। वैसे क्या बात है जी, जबरदस्त। ये मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून पानी। उसका आपने बनाना है पेस्टी सा बन जाएगा वो, और फिर उसको आपने ग्लू के तौर पे यूज़ करना है। सही। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट अंदर डाल देते हैं। एक वक्त में आई थिंक 2 की जगह है 3 की है। थोड़ा सा मैं तेल दिखाते हुए ना साइड पे ले आ रही हूँ उसको। एक और भी डाल दे देते हैं, स्लिम सा है। ये रहा बाबा, जल गया? वन इज डन। या ये कलर आना था? हल्का सा हो गया। नहीं, डार्क है। अच्छा, डार्क है बट इट्स ओके, दिस इज ऑल्सो एडिबल, इट्स जस्ट फाइन। या कैमरा पे वो ज़्यादा डार्क लग रहा होता है। हो गया, मैं निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये है जी हमारी फाइनल डिश, और ये हम जरूर ट्राई करेंगे। आप कह दें आज फिर जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन जो कल वाली है पहले वो पूरा करेंगे, फिर अगले की कमिटमेंट। अच्छा, वो सही कह रहे हैं सबा, वहाँ पे लग रहा डार्क। नहीं, कलर बहुत मजे का है इसका, परफेक्ट। और साथ में स्ट्रॉबेरी टैंग चिलर यानी वर्मिलियन चिलर हमारा रेडी है, और साथ में जबरदस्त हमारे रैप्स भी रेडी हैं। चलें सबा, थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का सेगमेंट रहा, और ये डिश भी हम जरूर ट्राई करें। और आप भी जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद फीडबैक अपना जरूर हमसे शेयर करना। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ इस शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कुछ अलग करने की ठान रखी है, जो अमली मैदान में उन खवातीन के लिए काम कर रही हैं जिन्हें माशरे में अमूमी तौर पर अगर देखा जाए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं डिप्लेक्स स्माइल अगेन की बानी मुसरत मिसबा साहिबा की, जो तेज़ाब हमलों से मुतासरा खवातीन के इलाज और माशरे में बहाली के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं। उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटाने के लिए पूरी मदद फराहम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि दोबारा से वो उसी तरह से हंसती मुस्कुराती अपनी ज़िंदगियों को कंटिन्यू कर सकें। खवातीन नहीं, ज़ाहिर है बहुत से ऐसे मर्द, बहुत से ऐसे बच्चे जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कैसे उनको भी वापस ज़िंदगी की तरफ वो लेकर आई हैं। और 20-21 साल का इनका ये सफ़र है। यूँ लगता है जैसे कल की बात है, लेकिन आप ये देखिए 20-21 साल किस तरह उन्होंने बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस बिखेरी है। और जाहिर है शुएब, ऐसे में चैलेंजेस इतने ज़्यादा होंगे। हर साल 100 सर्जरीज करवाते हैं, ठान लेते हैं कि 100 सर्जरीज जो हैं वो आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट से उन तमाम विक्टिम्स की जाएंगी। मुसरत मिसबा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ठीक ठाक, शुक्र, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा। और हर साल 100 सर्जरीज, ज़रा बहुत सारा काम है जो डिप्लेक्स स्माइल अगेन आपकी एनजीओ कर रही है, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि पहले हम सर्जरीज पर बात करते हैं। 100 सर्जरीज, क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह आप लोग रीच आउट करते हैं, कोई आपको किस तरह रीच आउट करता है, फिर आप सर्जरी का पूरा मैकेनिज्म लेकर चलते हैं? जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो या तो टीवी के रिपोर्टर्स होते हैं, क्राइम रिपोर्टर्स बताते हैं कि आपा यहाँ पर जल गई कोई लड़की, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया।
हमारी जो पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उन तक पहुंच जाती हैं, या पूरे पाकिस्तान में होता है। तो अगर हमारा डेप्लेक्स का सैलून अगर कहीं पर है तो हम उनको कहते हैं कि फ़ौरन जाएं और उनसे कांटेक्ट कर लें। उसके बाद उनको रजिस्टर करके अगर उस शहर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो वहीं पर ऑपरेशन कराते हैं। वरना फिर उनको हम मूव करते हैं किसी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी की तरफ। सो ऑन एन एवरेज एक ऑपरेशन जो है ना वो नहीं उनको ठीक करता। अच्छा। 25, 30, 40 सर्जरीज़ एक लड़की की अगर हों तो वो एक साल में नहीं होती हैं, सालों में होती हैं। तो इस तरह से जो बच्ची मेरे पास 2003 में आई है वो आज भी आ रही होगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाती हैं। और इसका जनरली जो प्रोसीजर होता है उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ऑपरेशन करवा दिया, नो, उनका रहना, खाना, पीना, उनके घर वालों को कोई ना कोई कंपनी करता है। उनके पास इतने नहीं वसाइल होते कि वो हर दफ़ा बच्चियों को लेकर आएँ, तो हम वो भी सारा इंतज़ाम करते हैं उनको रहने। आज भी अगर आप मेरे घर में जाएं तो 2-3 बच्चियां मेरे साथ रह रही हैं क्योंकि उनका अभी इलाज चल रहा है। आपके साथ रह रही हैं? जी। ओके। और अभी जो हम डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं, आई हैव हर्ड कि इस वक्त भी एक ऑपरेशन हो रहा है कहीं पर? जी, पेशावर में भी और इस्लामाबाद में भी। ओके। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंटल केसेस हैं। अच्छा। पेशावर वाले का मुझे अभी कुछ सही पता नहीं है, लेकिन जब तक हमें हमारे पेशेंट्स इजाज़त नहीं देते हैं हम जाहिर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके ज़ख्म को कुरेदना नहीं है, हमें उनको आसानियाँ करनी है। सो वही कि जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है, दोबारा से मुस्कुराना, वो वही है कि ठीक हो और उसके बाद अपने पाँव पे खड़े हों। उस समय कितनी सर्जरीज इस साल का आप लोगों ने टारगेट सेट किया था, कितनी अचीव होगी और कितनी अभी लोगों की मदद से भी होनी बाकी है? अभी तो बहुत सारी बाकी हैं क्योंकि अभी तो तीसरा महीना ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी माशाल्लाह से हमने 24-25 सर्जरीज जो हैं माशाल्लाह वो मुकम्मल कर ली हैं। या बट स्टिल 75 और बच गई। मसरत साहब, एक सर्जरी पे ऑन एवरेज, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडिंग ना कि कितनी बॉडी चली है, ऑन एवरेज कितना खर्च आता है एक बच्ची को, जितनी सारी सर्जरीज होने जो मल्टीपल सर्जरीज होनी है? सो 80,000 के करीब आती है एक सर्जरी, जो कि अगर कहीं बाहर हो रही होती है तो वो तो बहुत महंगी होती है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही होती है तो बहुत महंगी होती है। लेकिन ये जो अमाउंट होता है उसके अंदर उनके कुछ फॉलोअप्स भी होते हैं, और बाकी जो दवाइयाँ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी रिक्वायर्ड होता है वो इसमें मुकम्मल होता है। और ऐसे में लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं वो कैसे रब्ता करें आपसे? बहुत आसान है। नंबर 1 ये कि प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की। हर साल की पूरी तफसीलात उसमें लिखी होती है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर। उसके साथ साथ जो है वो आपको अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाती हैं। आपको अगर ख़ुद आकर उनके पास बैठना है, बातचीत करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोग आके रब्ता भी कर सकते हैं। अब 20 से 25 सर्जरीज़ की जो आप बात करिए, और अब ज़ाहिर है 75 अभी बाकी हैं, वो भी हैं। केसेस किस तरह के अब आ रहे हैं? अभी भी क्या उसी तरह से एसिड अटैक्स ही ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, या हर तरह के? रिपोर्टिंग अब ज़्यादा इसलिए होने लग गई है कि सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। तेज़ाब की भी केसेस हो रहे हैं, मट्टी का तेल छिड़क के जला देने के भी केसेस हो रहे हैं, एक्सीडेंटल भी हो रहे हैं। और बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटल हमें जब पता चलता है, लेकिन बाद में जब वो बच्चियां हमारे से करीब आ जाती हैं तो फिर वो बताती हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था। सो अगर बेटियां ज़्यादा हो रही हैं तो जला रहे हैं, अगर शादी से इनकार कर रहे हैं तो तेज़ाब। आज के दौर में ये बातें सुन के आपका दिल दहल जाता है कि जहाँ पर हम अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम कोई केस होता है, अब तो मीडिया ज़ाहिर, सोशल मीडिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, वो केसेस उठाने, उसके बावजूद डर और खौफ नहीं है लोगों में। इसलिए कि जो सज़ाएँ वो फ़ौरन नहीं मिलती हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और जो सच बात है, वो बच्चियाँ या जिनके साथ ये हादसात और वाक़यात होते हैं, वो उनके घर वाले उसको हश हश कर देते हैं, वो कहते हैं अब ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में अपने ही होते हैं, ये ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ की बात है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़, किसी का मियाँ, किसी के जान पहचान वाले, किसी ने अपने अना की वजह से जो है तेज़ाब फेंक दिया,
या बाज़ दफ़ा जायदाद के हवाले से भी। अब अगर हम देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। कुरान हर चीज़ बताते हैं, औरत का एहतराम, इज़्ज़त, गुनाह, सवाब, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हो रही हैं। मर्दों के साथ भी ऐसा वाक़या होता है? जी, उनके साथ भी होता है, ज़्यादातर एक्सीडेंटल हैं, लेकिन ऐसे भी हुए हैं कि अगर कोई लड़का जो है वो किसी बच्ची से शादी करना चाहता है तो हो सकता है उसको कोई और सूटर हो, वो कहता है तुमसे नहीं करेगी, तो उसको लड़की को हमारा ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। अच्छा मसला साहब, इसके अलावा ज़रा आप डेपेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन और बहुत से डोमेन्स में काम कर रही है, बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बड़ा काम है जो कि किया जा रहा है। ऐसे में ट्रेनिंग्स भी आप लोग देते हैं, किस तरह देते हैं ट्रेनिंग, कितनी ड्यूरेशन की होती है, किसी को अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो क्या क्राइटेरिया होता है? हम लोग देख लेते हैं कि उस बच्ची का क्या अक्यूमेंट है, यानी कि मुझे जहन में हमेशा ये आता था जब मैंने शुरू किया था कि जब मैं बच्चियों से पूछूंगी कि तुम क्या सीखना चाहोगी, तो वो कढ़ाई कशीदाकारी करेंगी, ब्यूटी पार्लर द कोर्स सिखा दें। तो वो प्यारी बच्चियां ना रह गई हूँ, लेकिन उनका दिल तो इतना ही प्यारा है, तो उनको मैं ब्यूटी के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स देती हूँ और फिर अपने हर सैलून के अंदर उनको जगह भी मिलती है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। अगर उनको घर से इजाज़त नहीं तो फिर वो अपने घरों में उनको हम खोल के देते हैं। कराची में हमारी बच्चियाँ बाइकिया की ट्रेनिंग लेके अब मतलब अपना रोज़गार कमा रही हैं, कोई ठेले चलाती हैं, कोई रिक्शा चलाती हैं, कोई बच्चियाँ पढ़ाई करना चाहती हैं तो हम उनके लिए स्कॉलरशिप का भी इंतज़ाम कर देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाएं। हाँ, अगर वो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हैं तो फिर हम अपने डोनर्स से, अपने जान पहचान वालों से मदद की अपील करते हैं कि भाई ये बच्ची जो है वो डॉक्टर बनना चाह रही है और या ये एमफिल कर रही है, और ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दे बिकम नर्सेज, लॉयर्स, उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कर ली है। और ये सब इस तरह मुमकिन हो पाया है कि जब आपने सपोर्ट किया, आप हाथ बने हैं डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का। इस वक्त हम स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं, डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं बिलखुसूस इस रमज़ान के मुबारक महीने में, ज़रूर कीजिए। आप ये देखिए कि आपके दिए हुए एहतियात से किसी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आएगी, कोई अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाएगी। जिस तरह मसरत साहबा ने कहा ना, कोई रिक्शा चलाती है, कोई ऑनलाइन बाइक जो राइडर्स जो सर्विस होती है उसके साथ मुंसलिक हो गई है, किसी ने घर में अपना एक पूरा सेटअप बना लिया है। वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, वो अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर चल रही होगी, सिखा रही होगी, पूरी फैमिली चला रही होगी। पूरी फैमिली है जो अभी तक ज़ाहिर है वो रन कर रही होंगी। मुझे साहब, अच्छा अब ऐसे में बच्चियों को बेसिक से सिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल तो होता होगा, तो ज़ुबान का भी, और फिर नए नए अब तो अगर ब्यूटी पार्लर की अगर बात की जाए तो अब तो सलून से भी नई नई चीज़ें होना शुरू हो गई। बिल्कुल, बाज़ दफ़ा तो बच्चियों के हाथ टेढ़े हैं, हाउ डू दे वर्क, दे वांट टू बिकम ब्यूटिशियन, तो हम फिर उनकी एक्सरसाइजिंग, उसके अलावा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है वो हम उनको नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ करवाते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो बच्चियाँ उनके साथ काम कर रही होती हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, और दूसरा वो उनके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तीसरा वो बच्चियाँ जो हैं वो फील करती हैं कि जी वी आर नॉर्मल, हम जल गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर सकते। इंक्लूसिविटी है ना? जी बिल्कुल, दिस इज़ इंक्लूसिविटी। एक औरत का खुद मुख्तार होना, बाइख्तियार होना, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, बाएतमाद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मसरत साहबा, इस सफ़र में चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, कभी खुद भी थ्रेट महसूस किया, कभी किसी ने आपको थ्रेट किया हो? कॉमन है जी, क्योंकि मुस्कुराहट से आपने कह दिया इसलिए कि वो समझते हैं कि जो परपेट्रेटर्स हैं कि ये कहीं हमें सज़ा ना दिलवा दें। अच्छा। मैं उनकी बाज़ दफ़ा उनकी गंदी ज़ुबान और जो भी उनकी थ्रेट्स आते हैं वो मैं हमेशा ही कहती, बेटे अच्छा ठीक है मैं नहीं करती, बट ऑब्वियसली मेरा काम जो है वो उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है। हाँ, अगर वो लीगल हेल्प एंड सपोर्ट चाहती हैं तो वो फिर मैं उन बच्चियों को या उनके ख़ानदान वालों को ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ उनका रुख मोड़ देती हूँ जो इसी काम के लिए मुख्तस हैं, ताकि उनको बेहतर तरीके से कोई हेल्प मिल सके, क्योंकि उनका हक है कि जिन्होंने उनके साथ ये ज़्यादती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा मिलने का
देखिए वैसे तो जो ये काम हो रहा है वो किसी इंसान को करना नहीं करना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है, ना मजहब में ना माशरे में, कहीं पर भी नहीं है। और अब जैसे रमज़ान का महीना है, इसमें हर एक का दिल चाहता है कि भाई मैं इसमें ज़कात दूँ, खैरात दूँ, सदक़ात दूँ, ज़रूर दें, लेकिन पूरा साल भी दिए जा सकते हैं। बिकॉज़ ये मत समझें कि और ये ज़ाहिर है हम सब समझते हैं कि एक थोड़ा सा देंगे तो उसको इतना सारा अल्लाह ताला सवाब देगा, बेशक देगा, लेकिन अल्लाह ताला आपकी नियत काउंट करता है। हाँ। तो जब आप दे सकते हैं और जितनी इस्तात है वो सब दें और उतना ही दें। और मैं तो ये भी समझती हूँ कि दें भी, और अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आके उनको सिखाएं भी, क्योंकि उनका अपने पाँव पे खड़ा होना, माशरे का फाल सिटीजन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है कि माशरे का अहम रुकन वो बन जाए। बिल्कुल मुसर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस कॉज के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये हम सबका, ये उनका हक है जिस तरह मुसर्रत साहिबा ने कहा, और ये हमारा फ़र्ज़ है, इसको फ़र्ज़ ज़रूर समझें, क्योंकि जाहिर है इसका पूछा तो आप हम सबसे जाएगा, होना तो चाहिए नहीं एट द सेम टाइम, बट अगर हो गया है तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। बिल्कुल ऐसे अकाउंट नंबर भी इस वक्त चला रहे हैं, दोबारा आपको बता दूं, नंबर भी चला रहे हैं, कैसे आप उनकी वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं, कैसे आप, मैं फिर रिपीट करूँगा, कैसे आप डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का हाथ बन सकते हैं, कैसे उसके साथ चल सकते हैं, कैसे इस कॉज के साथ जुड़ सकते हैं, ये ज़रूर कीजिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। मुलाकात कराएंगे आपको मारूफ कोहे पैमा नायला कियानी साहिबा से, जिन्हें कहते हैं पहाड़ों की शहजादी। उनका जज्बा, उनकी सलाहियतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती चली आ रही हैं। उनका टैलेंट, उनकी हिम्मत हर जगह इनको सराहा जाता है। और 2 रोज़ पहले यौम पाकिस्तान के मौके पर कोहे पैमाई में ज़बरदस्त कामयाबी समेटने पर, पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर आला तरीन सिविल एजाज़ सितारे इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया है। तो आज नायला है हमारी मेहमान, उनसे करते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। सिविल अवार्ड आपको मिला है ऑब्वियसली, और जाहिर है काम जितना बड़ा आपने किया, लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, आप कैसे कर लेती हैं? मुझे भी तो भी ऑनेस्ट पता नहीं है कैसे करती हूँ, बस इरादा किया और अल्लाह ताला ने मदद। तो थोड़ा सा अहवाल बताएं ना, ऐवान सदर सिविल एजाज सितारा इम्तियाज जिस वक्त अनाउंस हुआ था, उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? अनाउंस तो पिछले साल हुआ था, मतलब जब वो बुलाते हैं ना, फिर जब वो बुला रहे थे, मैं सबको बोल रही, वो व्हाट्सएप ग्रुप था, मैं बोल रही डोंट बी नर्वस, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे, तो मैं भी काफ़ी चिल थी। लेकिन जब वो पहुंची ना, वो सामने खड़े हो, मुझे जाके लेना था, आई वाज शेकिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा एजाज़ है। और मुझे जब अनाउंस हुआ था उस वक्त आइडिया भी नहीं था कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड। और उसके बाद जो मुबारकबादों का सिलसिला 2 रोज से चल रहा है, उसको एंजॉय कर रही हैं? वो अभी आई एम श्योर फ्रेंड्स नाराज हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे सबको जवाब देने का अभी तक टाइम नहीं मिला, बट आई एम सो हैप्पी। मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। किसको देती हैं क्रेडिट? आई थिंक बहुत से लोग हैं। फैमिली ऑफ कोर्स, हस्बैंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बार्ड फाउंडेशन जिन्होंने स्पॉन्सर किया, क्योंकि उसके बगैर भी नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया, पोर्टर्स, शेरपाज, एक्सपीडिशन कंपनीज, एवरीवन। और सबसे ज़्यादा अपने आप को क्रेडिट, अपने आप को। ये सारी ज़ाहिर है सपोर्ट तो अपने साथ है, लेकिन मुश्किल काम करना, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना, वो आपकी अपनी ज़ात ने किया। ये मुझे बोला गया है कि मुझे एक्नॉलेज अपने आप को करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ना बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं तो हम पूछते हैं ना क्रेडिट किसको देंगे, तो जरूर कहते हैं हम अपने पेरेंट्स को देंगे, हम इसको देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, वो सपोर्ट ज़रूर उन्होंने किया, बट आपकी अपनी ज़ात, हम हमेशा उसको निगलेक्ट कर देते हैं। आई थिंक मैं यही बोल रही थी, हम ख़वातीन इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है हमें कभी कभी, तो हम वो अपने आप को कम ही एक्नॉलेज करती है, बट वी नीड टू चेंज दैट इंशाल्लाह। क्लैप फॉर योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। और नायला, शादी का शूट और उससे लेके अब तक का सफ़र, इस सारा आपका जो ध्यान है पहाड़ों की तरफ ही रहा है? To be honest, पहले कभी भी प्लान नहीं था, पहले कभी था नहीं, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। पहाड़ों से मोहब्बत थी, हर वक्त जब छुट्टियों का दिल चाहता था तो पहाड़ों में जाने का दिल चाहता था, तो वो शौक़ था। और वो आई थिंक अचानक से किस्मत में था, मुझे लगता है, तो वो रास्ते बनते गए मेरे लिए। और आज मैं सिर्फ 3 साल में 10 माउंटेन्स किए हैं, लड़कों से भी कुछ ज़्यादा, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट, एंड आई एम वन of the 10 people in the world who climbed 7 peaks, 8,000 peaks in less than 6 months. तो मुझे भी कभी यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया। माशाल्लाह। और जो लास्ट समिट था आपका, दैट वाज शीशा पंगमा, बड़ा मुश्किल नाम था ये समिट नहीं हो पाया था, बिल्कुल आप करीब थी लेकिन वापस आ गई थी, थोड़ा सा उसका अहवाल तो बताएं।
वो बेसिकली 11वीं अटैम्प्ट थी, 11वीं पीक, और उसके बिल्कुल समिट के बिल्कुल नीचे हम थे, 400 मीटर नीचे थे। तो वो एक एवलांच आया जो हमारे 3 टीम मेंबर्स थे उनको नीचे ले गया और दो क्लाइंबर्स की डेथ हो गई थी। फिर आई डिसाइडेड टू टर्न अराउंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिस्की है। देन जब मैं नीचे गई 20 मिनट या आधे घंटे के बाद एक और एवलांच आया, उसमें 2 और लोगों की डेथ हुई। तो दैट वाज वेरी आई ओपनिंग। तो वैसे भी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू डिसाइड कि वापस कहाँ से। और नाइला वो टाइम कितना मुश्किल था कि ज़ाहिर उस वक्त न्यूज़ में आना शुरू हो गया था, जिस आप खुद अपडेट भी कर रही थी, चीज़ें आ रही थी सामने, सारे परेशान हो जाते हैं। आप एक समिट पर हैं, लॉन्च हिट किया, डेथ्स हो रही थी, वो कैसे इतना मुश्किल टाइम फिर गुजरा? वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक तो एवलांच हमारे सामने आया था जो लोग, और हमारी टीम मेंबर्स थे वो लोग, तो वो कुछ घंटे पहले हमारे साथ थे, कुछ दिन पहले हम सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में और प्लानिंग कर रहे थे कि ये वाला पीक है। काफ़ी लोगों की लास्ट पीक थी, तो बहुत ही अभी भी कभी उनकी फैमिली मेम्बर्स के वो सोशल मीडिया पे अपडेट्स देखो तो बहुत ही अजीब, बहुत बुरा लगता है। और लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट ऐसी है जिसमें रिस्क तो है, लेकिन आई थिंक यू नीड टू नो, क्योंकि उन लोगों की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने वो जो होता है ना, आपको लिमिट होती है कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप जहाँ रिस्क देखते हैं वहाँ से वापस आना चाहिए था। लिमिट कैसे डिफाइन होती है नॉलेज के लिए? एक्चुअली एक और बात बता दूंगी कि कभी कभी आपको पता नहीं चलता, कभी कुछ भी, क्योंकि आप वो उसी तरह उसी जज्बे के साथ, एनर्जी के साथ जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो पता नहीं चलता। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टीम थी जिनका फर्स्ट एवलांच में एक्सीडेंट हुआ था, वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, उन्होंने टीम की बात सुनी नहीं थी। और जो सेकंड टीम थी उनको बताया भी गया था कि आप वापस आ जाएं क्योंकि बहुत रिस्की है। तो उन्होंने बोला था कि हम बहुत पास है समिट के, हम बस करके ही आएंगे। तो वो इस वजह से, तो वो अगर आप डिसाइड, आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो गलत डिसीजन नहीं। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है या फिर आप गलत रास्ता, वो आई थिंक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसको रोका जाता है। उसको बेसिकली समिट फीवर भी बोलते हैं। यू नो कि आप गलत डिसाइड, मे बी पॉसिबली आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल समिट के बिल्कुल पास हैं, कुछ नहीं हुआ, 13 पहाड़ों पे ये 14 पहाड़ है, तो अब क्या होगा? और फिर बाज़ औक़ात अपने अंदर के से भी तो आवाज़ होती है ना, नहीं यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ये वाली चीज़। क्योंकि आपकी जो स्पोर्ट है, मैं वही कहूँगी, वो तो आपके अंदर है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बट यू नीड टू नो कि कब स्टॉप करना है। तो वो ये बहुत अहम बात है कि ये पूरी साइंस है ना, बिल्कुल आपको समझना है पूरा, अच्छा कब चलना है, कब रुक जाना है, हालात अगर ख़राब हो जाए तो आपने क्या डिसाइड करना है, अपनी जहन पर असाब पर बड़ा काबू रखना है, और वो आपने रखा भी। तो अगेन उसी समिट की तैयारी है, उसी की। आई थिंक एक तो वो तिब्बत में है, तो तिब्बत में वो काफ़ी साल बंद कर देते हैं, परमिट्स नहीं देते अच्छा। हैं। तो वो एक रीज़न है, और एक ये रीज़न है कि क्योंकि ऑफ कोर्स इमोशनली विल बी हार्ड, तो वो मुश्किल है। आई वांट टू डू इट फर्स्ट, क्योंकि वो जितना डिले किया वो मेंटली उसे ओवरकम करना ज़रूरी है। ज़रूर। नाइला, ऐसे में घर वाले नहीं कहते, या मैं भी आपको कह रही हूँ मतलब देख के ऑब्वियसली इससे पहले जो एक तरह से डेथ्स भी हुई हैं सब, वाह वो जो इतना रिस्की अगर चीज़ है, उसके अलावा और जाहिर है इतनी सारी और चीज़ें वो करें। सो ये मैं भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोलती थी। जब मैंने K2 बेस कैंप ट्रैक से पहले एवरेस्ट मूवी देखी थी, इसमें लोग मरे थे, तो मैं एग्जैक्टली यही अपने हस्बैंड को बोली थी कि ये पागल लोग हैं, क्यों, उनको क्या मिलता है। बट आई थिंक यू लर्न अ लॉट टू। आपको जो काफ़ी स्किल्स होती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ है, एबिलिटी टू नॉट गिव अप, और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो एतमाद है, मतलब वो हमेशा से था, लेकिन आई नेवर न्यू अंटिल आई डिड माउंटेनियरिंग। तो वो बहुत ज़्यादा मैंने माउंटेनियरिंग से सीखा भी है। एंड आई अंडरस्टैंड इट्स रिस्की, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आई प्रॉमिस माई फैमिली कि जब ऐसा मौका आएगा कि आई नीड टू डिसाइड, अगर रिस्क है तो आई विल टर्न अराउंड, विच आई अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड। एंड आई होप कि अल्लाह ताला ऐसी कोई सिचुएशन आई हमेशा महफूज रखेगा आपको। और ऐसे में ये जो अब तिब्बत की बात की कि वहाँ पे परमिट्स नहीं मिलते कुछ साल, तो अब ये नहीं कुछ साल तक नहीं कर पाएंगी। सो बेसिकली 5 साल से माउंटेन बंद था, तो जिन लोगों ने, उनका 14 पहाड़ था बेसिकली टू कंप्लीट देयर 14 पीक्स, वो नहीं कर पाए थे 5 साल। ठीक है। तो वो चाइना का कोई पता नहीं चलता, वो कभी भी क्लोज कर सकते हैं माउंटेन। अच्छा। तो लेकिन वो यू हैव द परमिट। वो अभी आई थिंक अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज आई डिसाइडेड वेरी लास्ट मिनट। तो वो अगले साल में भी वो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए आई बीन टोल्ड कि अभी क्लाइम कर लो। ओके, दैट्स नाइस। और इसके अलावा फिर कौन सा ऐसा समिट है जो कि माइंड में भी है कि अच्छा वो करना है? अभी तो बी ऑनेस्ट जो मेरे जो ख्वाहिश थी जो क्लाइम करने की, और जो टफ वाले थे वो हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो K2 वाज माय ड्रीम। कोई ऐसा होता है जैसे K2 एंड माउंट एवरेस्ट या गशरब्रम 1, गशरब्रम 2, या ऐसा कोई भी समिट
जो करने के बाद भी दिल करता हो कि एक दफा और करने के, नहीं सारे करने में बंदा कहता है एक बार ही कर लिया। नहीं होता, एक बार कर लिया बस हो गया। अब नहीं, वो यही होता है कि एक दफा कर लिया दोबारा नहीं जाना। मतलब अब नई चीज करें ना, वो एफर्ट उसी चीज पे आप दोबारा कैसे लगाएं? मतलब कुछ लोग हैं जुनूनी पागलपन होता है उनको, वो आप नहीं है। अभी फिलहाल नहीं हूँ, बट यू नेवर नो। हम तो कह रहे हैं आप हैं। नहीं एक्चुअली माउंटेनियरिंग जो करते हैं ना वो जुनूनी पागलपन तो लाजमी होता है, क्योंकि अगर नहीं होता वो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर आप अच्छा ये होता है कि आप एक दफा इस रास्ते पे चल पड़े, अब वापसी नामुमकिन है, ऐसा ही है। क्योंकि जितने भी माउंटेनियर से क्लाइंबर से, चाहे वो ट्रैकिंग भी करते हैं ना, आप एक दफ़ा नेचर में जाके, जैसे मैंने वो एडवांटेजेस की बात करी थी या लर्न करने की बात करी थी, तो मुझे वो जो एक डिप्रेशन था बहुत सालों से, वो आउटडोर जाने से कम हुआ, ख़त्म हो गया। और यही मैंने बाकी लोगों से सुना है, वो उनको डिफरेंट चीज़ें वो उनको मिलती हैं, तो वो आउटडोर जाते हैं। एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे यू विल नॉट स्टॉप। और नाइला, अब ये वाले जो जरासीम है ये फैमिली में बाकी में भी ट्रांसफर हो चुके हैं? अभी नहीं हुए। बच्चों में या फैमिली में? बच्चे वो छोटे हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स अगर वो बोलेंगे ना फ्यूचर में कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, तो मेरा दिल, मुझे हार्ट अटैक हो जाना नहीं करने देंगी। नहीं, उनको आई थिंक आई गिव देम द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट, लेकिन मुझे हार्ट अटैक ज़रूर होगा कि आई होप कि वो नहीं करें, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। तो मैंने बस वो जो मैं कर रही हूँ एंड आई नीडेड टू, क्योंकि सिर्फ जब मैं लड़कियों को मैसेज देती हूँ तो वो ये नहीं होता कि आप पहाड़ ही चढ़ें, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल लड़कियों को दिखाने के लिए भी। ऑफ कोर्स मेरा शौक़ भी था, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आप सिनफे नाजुक देखने में भी रहें, अगर है भी, लेकिन आप यू हैव द आयरन विल, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो सोसाइटी की इम्पोज्ड है, उसके कुछ भी मत सोचें, आपको जो करना है वो करें। आखिर में जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आपको कहेंगे नहीं आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, आप ये नहीं कर सकते। ज़ाहिर आपको भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी, लेकिन शुरू में बहुत आपने किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये बोला जाता था कि फर्स्ट वन लकी थी, हो गया, कि 2 समहाउ हो गया, 5-6 पहाड़ समेट किए, 6 लोगों ने उसको उठा के ऊपर चढ़ाया होगा। अच्छा, ये इस पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ। अच्छा, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं, और भी जो फीमेल हमारी माउंटेनियर्स है उनके बारे में भी जब सोशल मीडिया पे ऐसी खबर आती है तो आता है जी वो तो उन्होंने उसको खींच के ऊपर ले गए होंगे, खुद तो नहीं जा सकते होंगे, वैसे ही नाम बनाने के लिए। अब ऐसे मर्दों के बारे में नहीं कहा जा रहा होता। अगर कोई मर्द अगर कोई सबमिट करता है किसी पीक को, तो ऐसे कमेंट्स नहीं होते, और ये खवातीन की तरफ से भी कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे। उनको लगता नहीं है कि हम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आई थिंक हाउ आई प्रूव्ड इट वाज, मैंने वो कुछ आई डोंट नो, आपने शायद देखी हो वीडियोस, वो लोटसे के टॉप से यू कैन सी के माइल पीछे दूर दूर तक नहीं है। मेरे साथ एक गाइड है, ऑफ कोर्स आई गो विद वन गाइड, बिकॉज उसके बगैर माय फैमिली विल नॉट इवन अलाउ मी, तो वो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद आई थिंक लोगों ने बोलना स्टॉप कर दिया, और वो एवरेस्ट के 2 दिन बाद मैंने पीक समिट की थी। तो अभी आई डोंट थिंक अभी आते हैं, अनलेस कि दे डोंट नो मी। लेकिन उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि अच्छा नहीं वैसे नहीं किया होगा, खींच के आप कर लो, चलो निकलो शाबाश, खींच के करके दिखा दो, जाकर दिखा दो, बेस कैंप तक जाके दिखा दो। बाकी पीक पे जाना तो सबमिट करना तो एक बड़ी अलग बात है। सपोर्ट करें, इनकरेजमेंट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसकी आप खामखा की तनकीद में पड़ जाते हैं। नाला, कोई मैसेज जो आज हमारे नाज़रीन को, स्पेशली लड़कियों को जो बहुत करना चाहती हैं किसी न किसी खेल में, किसी न किसी डोमेन में, लेकिन किसी न किसी वजह से रुक जाती हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? आई थिंक मेरा वही मैसेज है कि आप देखना मत छोड़ें, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। आई ऑलवेज से कि ड्रीम एज बिग एज यू कैन। तो उसमें मुझे कभी कभी बोला जाता है कि आप माउंटेनियरिंग को वो प्रमोट कर रही हैं, लड़कियों को माउंटेनियरिंग में लेके आ रही हैं। तो मेरा सिर्फ यही एम नहीं है कि सिर्फ माउंटेनियरिंग में, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स रिस्की। सो अगर मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है, आई डोंट कन्विंस या पुश, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है तो आई टेल देम कि अगर मैंने किया है तो आप डेफिनेटली आप भी कर सकती हैं। तो वो यही बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम हो, चाहे आप स्टडीज़ है, करियर है, हॉबीज़ हैं, कुछ भी है, इफ़ यू वांट टू डू इट नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, दूसरों को प्रूव करना है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। अच्छा नाइला, एक सवाल जो ज़ाहिर है लोग भी पूछना चाह रहे होंगे वो ये कि फिजिकली ज़ाहिर है फिजिकल फिटनेस भी मैटर करती है। आप मेंटली पहले तो ज़ाहिर है वो चीज़ सबसे ऊपर है, लेकिन फिजिकली फिट भी आपको होना ही होता है। किस तरह से फिजिकली फिट आप अपने आप को भी रखती हैं? मैं बहुत एक्टिव हूँ स्पोर्ट्स में जनरली। मैं पहले बॉक्सर थी, आई थिंक आपको पता है। तो वो एक तो मेरी बैलेंस डाइट होती है। मैं डाइट मतलब चीट
डेज भी होते हैं फॉर श्योर, सबके होते हैं लेकिन मैं ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती और फिजी ड्रिंक्स बहुत कम पीती हूँ, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हेल्प्स। और ऊपर से और उसके साथ एक्सरसाइज ट्रेनिंग अपनी में, और एक एज भी जाहिर है आपने क्लाइम करना है, तो वो वेट जो है उसको भी आपको मेंटेन करना होगा। वेट आई थिंक इट डजंट रियली मैटर। अच्छा। अगर क्योंकि कुछ ये कंसेप्शन है कि अगर आप स्लिम ही हैं तब जा सकते हैं, तो हल्के हैं तो फिर ज़्यादा आसानी होगी आपको। लेकिन मैंने थोड़े से हैवियर लोग भी देखे हैं जो कि जाते हैं। बड़ा सोच के बोला आपने कि कोई ऐसी बॉडी शेमिंग ना हो जाए। हाँ, तो वो कोई फर्क, और कभी कुछ कुछ माउंटेनियर्स स्पेशली पाकिस्तान के जीबी के भी ना, उनके पेट और मेरा भी थोड़ा बहुत कभी मैं स्पेशली खा के बनाती हूँ बिकॉज दैट हेल्प्स यू। अच्छा, वो जो एंड पे जब तोंद हेल्प करती है? तोंद ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बिकॉज जब छोटी तोंद हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि बेसिकली जब आप सारा फैट बॉडी से आपका, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा वेट लूज होता है, फैट जब जाता है तो वो एंड पे ये वाला बेसिकली रिजर्व होता है जो आपको हेल्प करता है। तो तो ये यूज हो जाता है, अगर आप जा रहे हो ऊपर तो बॉडी इस फैट को यूज करेगी। बिल्कुल, लेकिन आई एम नॉट प्रमोटिंग मतलब जो मर्जी खाओ और मोटापा उसको प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन यस अगर आप, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो कि दे थिंक दे आर ओवर वेट एंड आई टेल देम कि यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू, और वैसे भी वहाँ पे वेट लूज तो होना ही है वो तो वो बेस्ट है अगर आपको वेट तो किसी ने वेट लूज करना है वो जाके कोई ना कोई एवरेस्ट कैशवरम आए जी, बूट कैंप कहाँ लगा रहे हैं जी? केटू पे लगा रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत महंगा शौक है, इसमें ज़रा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं। आपने ज़रा बार्ट फाउंडेशन का आप जिक्र करते हैं, हमेशा जिक्र करती हैं, बट जनरली कोई स्टार्ट करना चाहे खर्चा कितना आता है नाइला एक एक्सपीडिशन पे? बहुत एक्सपेंसिव है, एंड आई थिंक यही एक रीज़न है। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जीबी के भी, वो नहीं कर पाते क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। एक अगर पाकिस्तानी कंपनी है, अगर उसमें फैसिलिटीज़ कम है तो आप कोई मतलब छोटी नहीं, सॉरी, ईजियर पीक, ईजियर कंपैरेटिवली ईजियर, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अगर 8,000 मीटर पीक्स वो 15-20 लाख की कर सकते हैं। अगर छोटी हैं डिपेंड्स 5 लाख में, 10 लाख में, लेकिन उसके ऊपर गियर इज़ एक्सपेंसिव, इंश्योरेंस, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन रीज़न कि बहुत से टैलेंटेड लोग वो आगे नहीं आ पाते। लेकिन आप बीन वेरी ब्लेस्ड सो फार बिकॉज ऑफ आर्ट। ऑब्वियसली एक फाउंडेशन आपके साथ है, बट एट द सेम टाइम हुकूमत का भी तो फर्ज बनता है ना, ये भी तो एक स्पोर्ट है, आप इसको किस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है हम क्रिकेट के अलावा कोई फीवर यहाँ नहीं देख रहे होते, क्रिकेट फीवर है, उसी पे हुकूमत भी तवज्जो दे रही है, बाकी लोग भी तवज्जो दे रहे हैं, बट हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। इट्स गुड कि उस पे काम हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट हर किसी का नहीं होता, तो ऑब्वियसली इस पे काम होने की बहुत जरूरत है। नाइला बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह को महफूज रखे, और जो आपने सोच रखा ना ये एक्सपेक्टेशन अल्लाह को सब में कामयाब करे, और हमेशा हमारे मेहमान बनते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेयर्स ऑल माइन जी, एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। बस भाई बहुत हो गया आराम, अब ये टीम क्रिकेट टीम जाएगी काकूल एक बार फिर, और ये फिटनेस के सारे मसाइल इंशाल्लाह पूरी कौम को था इसका इंतजार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आज से जो टीम है वो ज़ाहिर रिपोर्ट करेगी, और कल से सेशन का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा पीएमए में, और ये पहले भी ज़ाहिर चूँकि सेशन हो चुका है आज से कोई 4-5-6 साल पहले गालिबन, तो बड़ा उसका भी अच्छा नतीजा आया था। तो लेट्स सी कि इसका नतीजा कैसा। और इसके अलावा जो है नई सिलेक्शन कमेटी, उसका भी ऐलान कर दिया गया है, जिनमें मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट को शामिल करने का फैसला किया। बिल्कुल है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरा मुद्दा पीएमए वाला है, मुझे उस पर फर्दर रहने दें। सभी बड़े इंपॉर्टेंट है, आप फिर बार बार सवाल कहते हैं जी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, फिटनेस टेस्ट में फिटनेस हो रही है तो गल करो। मैं बार बार वैसे बाकी मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साथ मौजूद। बेग साहब बहुत शुक्रिया। बेग साहब, कितना फायदा होने वाला है हमारे क्रिकेट को, हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को पीएमए का? बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। मसला ये है कि अब से 8 साल पहले 2016 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दौरे पर रवानगी से कबल उनका एक कैंप लगा था, तरबियती कैंप काकूल एकेडमी में, एसएसजी के कमांडोज के ज़ेर एहतमाम, और उनके अंडर जो कैंप में ट्रेनिंग की। फिर जब पाकिस्तान 75 रन से लॉर्ड्स टेस्ट जीता 2016 में, तो आपको याद होगा कि पूरी टीम ने पुशअप्स किए थे, और फिर पूरी टीम ने सल्यूट किया था मिसबाह उल हक की कप्तानी में। मिसबाह ने उसमें सेंचुरी बनाई थी और यासिर शाह ने 10 से ज़्यादा विकेटें ली थी, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद ये
फिटनेस का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया पाकिस्तानी टीम से। अब फिर एक मरतबा ये सिलसिला शुरू हो रहा है। बड़ा रगड़ा लगेगा 10 दिन तक इनको काकूल में, और खिलाड़ी जो है वो क्या करते हैं, मुझे तो बात खिलाड़ियों ने बताया अंदर की बातें कि बिल्कुल ऐसा लगता था खिलाड़ी हाँफने लग जाते थे कि कहाँ आ गए और यहाँ से कैसे जान छूटेगी। लेकिन बहरहाल उनके फायदे की बात है, तो इसलिए अब रगड़े के लिए वो तैयार हो जाए। रमजान मुबारक का महीना है, तो कुछ खिलाड़ी ज़्यादातर रोज़े भी रखते हैं, तो क्या रोज़ों में ट्रेनिंग होगी या फिर शाम को होगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कम से कम इसका फ़ायदा तो होने जा रहा है बाज़ खिलाड़ियों को जिनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। बिल्कुल बेग साहब, और ये ज़रूरत भी थी और जाहिर है इस पर सवालात भी हो रहे थे, और अब ऑब्वियसली जब ये एक स्टेप लिया गया है तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप है। अच्छा, वैसे में नई सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है इस पर क्या कहेंगे, जिस पे कहा गया है कि कोई उसको लीड नहीं कर रहा होगा, कोच भी उसी में शामिल होंगे, कप्तान भी उसमें शामिल होगा और बाकी दीगर उसके एनालिस्ट भी उसमें शामिल होगा, तो इस पूरी कमेटी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए सबीन, जब पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे वहाब रियाज, और वहाब रियाज चूंकि निगरां वजीर आला पंजाब के मुशीर थे तो उनके बड़े काबिले एतमाद आदमियों में उनका शुमार होता था। और लोग कह रहे थे, बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि इसी वजह से वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया गया। दो जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे, वो वजीर आला पंजाब के मुशीर खेल भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये वन मैन शो है, क्योंकि वहाब रियाज जब डोमेस्टिक हो रही थी तो वो कराची आते नहीं थे। जब चेयरमैन आए PSL के फाइनल में तो उनके साथ वो आ गए एक दिन के लिए, उससे पहले जो डोमेस्टिक T20 हो रहा था उसमें भी नहीं आए थे। कामरान अकमल कहाँ चले गए? कामरान अकमल बेचारा जो था वो नजर आता था, हर वक्त मौजूद होता था, उसको दूध में से मक्खी की तरह इन्होंने निकाल बाहर फेंका है। लेकिन बहरहाल जो सिलेक्शन कमेटी बनाई, अब इस सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज को ये चीफ सेलेक्टर अनाउंस इसलिए नहीं कर सकते थे कि 90 टेस्ट मैचेस खेले मोहम्मद यूसुफ ने जो पाकिस्तान के कप्तान रहे, उसके अलावा 77 टेस्ट मैचेस खेले असद शफीक ने, 46 के करीब टेस्ट मैचेस खेले अब्दुल रज़ाक ने। उनके होते हुए 37 टेस्ट मैच खेलने वाला वहाब रियाज कैसे चीफ सेलेक्टर हो सकता था? तनकीद होती। तो शायद यही वजह है कि इन्होंने किसी को चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया और इन्होंने कहा कि मिलजुल कर। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं तकरीबन 30-32 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है जब किसी सरबराह के बगैर सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। तो अब क्या होगा, इसके क्या नताइज आएंगे, इस तजुर्बे का क्या फायदा होगा, वक्त आने पर इसका इल्म होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात भी है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वो बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हर एक के पास इख्तियारात होंगे, किसी को किसी पे फौकियत नहीं होगी, हर एक की राय की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस होगी, नो डाउट, मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर क्या होगा अगर इख्तिलाफ राय होता है तो क्या होगा? क्योंकि इन्होंने हेड कोच को भी रखना है सिलेक्शन का, माजी में भी हेड कोच की ओपिनियन ली जाती थी, कप्तान की तो हमेशा से ली जाती रही है। तो इन चारों में आपस में क्या होगा? ये चारों एक पेज पर होंगे खिलाड़ियों के इंतखाब में, चूंकि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मेरिट पर अब खिलाड़ी जो है मुंतखब होंगे। तो क्या मेरिट पर खिलाड़ी मुंतखब होंगे, ये भी देखना होगा। आज इन्होंने 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया 27 के बजाय कैंप के लिए, और उस्मान खान का भी नाम है, 28 साल उस्मान खान जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से खेलने के लिए अहल होंगे 14 माह बाद। तो आया उस्मान खान अगर यहाँ आ जाते हैं और उनको टीम में ले लिया जाता है तो फिर उनका वहाँ UAE में खेलने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर इतने सारे ओपनर्स हैं, कहाँ उस्मान खान को एडजस्ट करेंगे? उस्मान खान आ तो गए पाकिस्तानी एक टीम के तरबियती कैंप में, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप में, लेकिन आगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये भी देखना होगा। और अहमद शहजाद जो बहुत बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया से बात कर रहे थे कि उनको पिछले कैंप में भी रखा, उनका नाम ही नहीं है कैंप में। और भी कई लड़के हैं, एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर कहाँ चला गया, क्या वो फिट हो गया? मोहम्मद हसनैन जो है वो, तो कुछ सवाल बार भी हैं जो कि जवाब तलब हैं। बेग साहब वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे। लेट्स सी इस काकूल एकेडमी में जाकर जो फिटनेस कैंप लगना है उसके बाद हमें क्या खबरें नज़र आती हैं सामने से। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ और ख़बरें जो शामिल भी करनी है, कुछ और बातें जो करनी है इस ट्रांसमिशन में। एक जानलेवा मरज़ की बात करनी है, वो कि कैंसर। और जब कैंसर की बात करते हैं जो हर साल दुनिया में लाखों कीमती जानें निगल लेता है, पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में हर साल कैंसर के 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। और आगाही के फुकदान में नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से अक्सर केसेस बहुत ताख़ीर से डायग्नोज होते हैं, ज़ाहिर उसका फिर नुकसान भी होता है कि इलाज में कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ऐसे में अक्सर मरीजों के लिए इसका महंगा इलाज अफोर्ड करना ज़ाहिर मुमकिन नहीं रहता, और बेबसी की हालत में जिस तरह मौत की आगोश में वो चले जाते हैं,
ज़रा बड़े दुख के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब आज हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, शरह की जब हम बात करते हैं, कैंसर की शरह पाकिस्तान में क्या है, मैं इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आपसे। जी, जैसे आपने कहा जी, 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनमें से 80% तक जो है उनकी अमवात उसी साल में हो जाती है जिसमें वो डायग्नोज होते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, इलाज की फैसिलिटीज़ और भी कम हैं। इसीलिए शौकत खानम ने लाहौर के बाद पेशावर में और अब तीसरा कराची में हम अस्पताल बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ट्रीट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि शरह ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा भी है और इस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोग कम से कम डॉक्टर के पास तो जाएं और आखिरी स्टेज पे जाकर तो ना कैंसर डायग्नोज हो सबको। क्या अलामात होती हैं? ज़ाहिर है अब ये बहुत वेग सा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन कुछ आप स्पेसिफिक कर सकें कि क्या आप अपनी हेल्थ में चेंजेस फील कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और इतना वेग नहीं है एक्चुअली। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कभी भी किसी को हों तो उनको डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए। अगर कोई वजन कम होने लगे किसी वजह के बगैर, किसी का, हम कहते हैं 10% आपका जो बॉडी वेट है उससे ज़्यादा अगर कम हो जाए तो आपको वो चेक करवाना चाहिए। अगर कोई लंबी मुद्दत के लिए बुखार चल रहा हो जिसका कोई ऑब्वियस आम इलाज के बाद वो चलता रहे, उस सूरत में अगर आपको कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगे, खून आने लगे नाक से, मसूड़ों से दांत साफ करते हुए, उल्टी में या पखाने में या पेशाब में, वो फौरन चेक करवाना चाहिए। अगर आपको कहीं भी जिस्म में बहुत शदीद दर्द होने लगे या आपको कोई कहीं पे भी कोई गिल्टी या लंप महसूस हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको फौरन चेक करवाना है। और मैं खास कहता चलूँ कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, और ये एक ऐसी बीमारी है जो मुकम्मल तौर पे इलाज हो सकता है जिसका अर्ली स्टेजेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टेज 3 में पहुंचते हैं लोग, क्योंकि औरतें शर्माती हैं। फौरन गिल्टी चेक करवानी चाहिए कहीं पे भी महसूस। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि देखिए, एक तो ठीक है शर्म वाला फैक्टर, लेकिन अभी भी अगर देखें वो काफी हद तक अब कम होता नजर आ रहा है कि औरतें जा भी रही हैं, घर वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो लेके भी जाती हैं कि भाई आप जाएं और अपने टेस्ट जो है वो करवाएं। अब क्या हमारा जो मयार है डायग्नोज करने का, क्या वो भी बेहतर हो सका है? क्योंकि अक्सर मरीज ये बात भी कहती हैं, खवातीन स्पेशली वो ये बात कहती है, जब मैं गई थी डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, लम्प्स बन जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, और उसके बाद वो घर आ जाती हैं और फिर फॉलो अप ज़ाहिर होते हैं। लेकिन क्या डायग्नोज करने के मयार को बेहतर किया जा रहा है? जी बिल्कुल। सो अवेयरनेस ना सिर्फ मरीजों की या पेशेंट्स की ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरी है, और डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि हर बीमारी टीबी या इस तरह के चीज़ों के इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि टेस्ट्स करने चाहिए। पुराने ज़माने में टेस्ट होते नहीं थे तो ज़्यादा क्लिनिकल सेंस पे डायग्नोसिस होता था, लेकिन अब टेस्टिंग अवेलेबल है। लेकिन ये ज़रूर है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत कम हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितने केसेस हैं उसके हिसाब से डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कम हैं, बायोप्सीज की फैसिलिटीज़ कम है, और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो इलाज करने की जगह बहुत कम है जहाँ पे कैंसर का सही तरह से इलाज हो सके। लाहौर के बाद आपने जैसा खुद भी कहा पेशावर में भी, और आप कराची में भी कायम कर रहे हैं। पेशावर में ऑपरेशनल है सर इस वक्त? जी बिल्कुल, पेशावर में 8 साल से हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ है, दिसंबर 2015 में खुला। जिस तरह लाहौर का सेटअप है, हर तरह का कैंसर जी बिल्कुल पेशावर में ट्रीट हो रहा है, तमाम कैंसर, तमाम फैसिलिटीज वहाँ पे वही हैं जो लाहौर में हैं, लेकिन कंसल्टेंट्स कम हैं, डॉक्टर अभी कम हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चों के कैंसर के हमारे पास लाहौर में 6 फुल टाइम डॉक्टर हैं, पेशावर में अभी 1 हैं। तो कुछ हम बच्चे वहाँ ट्रीट करते हैं, अक्सर बच्चे अभी भी पेशावर से लाहौर आते हैं, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारी फैसिलिटीज वही हैं जो लाहौर में। थोड़ा खर्च पे बात जरूर करेंगे, एक कैंसर पेशेंट पर कितना खर्च आता है? अगेन ये वेरी करता है क्योंकि मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कैंसर के, बट जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की जो कॉमनेस्ट कैंसर है, उस पे एवरेज कॉस्ट फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट की 25 लाख रुपए है। 25 लाख एक पेशेंट पर आ रही है, और 25 लाख रुपए एक साल में कितने पेशेंट्स को ट्रीट करें? इस वक्त कैपेसिटी क्या है? यस, इस वक्त हमारी लाहौर और पेशावर में मिला के हमने पिछले साल 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा तकरीबन 32,000 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिव ट्रीटमेंट कर ली है, लेकिन वो 5 साल तक फॉलो अप करते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं, मुआयना बाकायदगी से होता है देखने के लिए,
कि दोबारा तो नहीं बीमारी हो रही। तो एट एनी गिवन टाइम तकरीबन 45,000 मरीज हमारे सिस्टम में होते हैं। और डॉक्टर साहब जाहिर है ये एक बड़ा नंबर है और जिस तरह से शौकत खानम काम कर रहा है वो भी सबके सामने एक मिसाल है। तो ऐसे में लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों तक राब्ता किस तरह से कर सकते हैं और क्या ज़कात एक्सेप्ट की जा रही है? जी बिल्कुल। मुस्तहक मरीजों का 75% जो हमारे मरीज हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं हम, और मुस्तहक मरीजों का इलाज ज़कात से भी होता है, और बाकी जो हमारी अपनी इनकम है और जो ज़कात के अलावा लोग अतियात देते हैं उससे भी हम इलाज करते हैं उनका। रमज़ान का महीना है तो ज़कात हम अपील करते हैं आजकल के लोगों को हमें ज़कात दें। तमाम जो पुराने और नए तरीके थे सारे तरीके अवेलेबल हैं, आप अपने मोबाइल बैंकिंग से अपनी ऐप से कर सकते हैं डोनेट। 0800 11 555 पे अगर आप कॉल करें तो हम आपके घर से आके ज़कात ले सकते हैं आपकी। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी भी बैंक में जाके कैश या चेक आप जमा करा सकते हैं हमारे अकाउंट्स में, तमाम बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं। और फाइनली आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.shaukathanam.org.pk वहाँ डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं ज़कात। और कराची की ब्रांच, उसका क्या स्टेटस है? कराची का जी हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में और फैसिलिटीज में, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है वो, और ये हॉस्पिटल ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध को और जनूबी बलोचिस्तान को सर्व करेगा। ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर या ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो भी 35% उसका फिनिशिंग का काम भी हो गया है, लेकिन इसका मुकम्मल होने में तकरीबन दिसंबर 2025 में हमारा एस्टिमेट है कि ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह खुलेगा और कराची और सिंध के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेगा। वहाँ पे भी 75% मरीजों का ये मुकम्मल होगा उतनी जल्दी वो लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा, इलाज कर पाएगा। बिल्कुल। और मैं ये जरा प्लीज मेंशन कर दूं कि ज़कात जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे सिर्फ खर्ची जाती है, मरीजों के इलाज पे। ज़कात के से हॉस्पिटल नहीं बनता या बिल्डिंग्स नहीं बनती या इक्विपमेंट नहीं खरीदी जाती। तो कराची का हॉस्पिटल जो है वो ज़कात से नहीं बनेगा, वो नॉन ज़कात डोनेशन से बनेगा। बहुत अहम है कि लोग जो डोनेट करें वो चाहे ज़कात की मद में डोनेट करें या वो वैसे डोनेशन दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है पूरा एक मैकेनिज्म है कैसे शौकत खानम के ज़कात के पैसों को मरीजों के इलाज में खर्च करता है। और अगर इक्विपमेंट बाय करना है या फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो कराची में इस वक्त बहुत अहम है, तो उसके जो लोगों की आम डोनेशंस हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सर एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट द एंड? बस जी यही कि वी थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू कम ऑन योर चैनल एंड हम अपील करते हैं आपके सारे व्यूअर्स को कि ज़कात भी दिल खोल के हमें दें, क्योंकि सही जगह पे खर्ची जाती है और मुस्तहक मरीजों का इसका कैंसर से इलाज होता है। और साथ साथ पूरे साल भर हमें सपोर्ट करें और ख़ासतौर पे कराची हॉस्पिटल के लिए ज़रूर डोनेट करें ताकि वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके, हॉस्पिटल बन सके। ये बहुत अहम बात। डॉक्टर आसिम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जिस तरह से आगाज़ लाहौर एंड देन पेशावर और अभी जिस तरह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ज़ाहिर है ये बड़ा अहम हो जाएगा कि फिर किसी मरीज़ को कराची से, सिंध के किसी इलाके से, बलूचिस्तान के किसी शहर से दूर नहीं आना पड़ेगा। वैसे तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आगे चलकर अगर बनेगा तो और आसानी बलूचिस्तान वालों के लिए भी हो जाएगी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे और आखिरी नबी हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी एक जद्दोजहद पर मुश्तमिल है। हमेशा जब बात की जाती है तो बहुत सारी आजमाइशें उन्होंने देखी, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन किस तरह से सब्र इस्तकामत की मिसालें कायम की उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, वो सबके सामने हैं। लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम सीख सकते हैं? जब स्ट्रगल की बात है, जब चैलेंज की बात है, तो उसमें कैसे वो सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ते रहे। तो आज हम इस स्ट्रगल के मौजू पर बात करेंगे कि कैसे आज के दौर में हम तो छोटी सी परेशानी आए तो बस बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन जिसके हम उम्मती हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हम बात करें तो उनकी जद्दोजहद कैसे मशअल राह है, इस पर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त का। क्या पूरी ज़िंदगी उनकी जद्दोजहद पर मुश्तमिल रही? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात हमारे सामने बड़ी क्लियर है कि जिन लोगों ने भी ज़िंदगी में कोई बड़ा नाम कमाया है या जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा बख्शा है, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात से बहुत बढ़ के सोचा करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मिशन था वो यही था कि किसी तरह से ये जो दीन का पैगाम है ये दुनिया के चारों कोनों तक पहुँच जाए और लोग जो हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आएँ। और इस मिशन के लिए जो भी मुश्किलें आपके सामने आई, जो भी रुकावटें सामने आई,
आपने बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप तो कहा करते थे कि अगर मेरा सूरज एक हाथ में और चांद दूसरे में भी रख दिया जाए तो मैं ये दावत दीन कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको हर किस्म का लालच देने की कोशिश की गई कि तुम्हें हम औरत भी दे देते हैं, तुम्हें हम माल भी देते हैं, तुम्हें हम रुतबा भी देते हैं, तुम्हें पावर अथॉरिटी भी दे देते हैं, ये सारा कुछ तुम्हारे झोली में ला के रख देते हैं। लेकिन नबी ने फरमाया कुछ भी हो जाए मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आपके सामने एक बात पेश करता हूँ। देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं ना तो अच्छा बनना बहुत आसान होता है, लेकिन असल चैलेंज और टेस्ट और स्ट्रगल तब होता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और आप डटे रहें। आज से कुछ साल पहले एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक इंडियन पायलट चाय पीने के लिए आए थे, आपको याद ही होगा वो वाक़या। अच्छा, वो जो चाय पीने वाला वाक़या होता उस टाइम पे अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में हालात ना खासे टेंस हो गए थे और कुछ पता नहीं था, अखबारों में सुर्खियाँ यही आ रही थी कि बस अभी जंग हुई कि जंग हुई। तो इमेजिन करें उस टाइम पे जो इंडिया में जो पार्टी थी, जो अल्ट्रा फार राइट पार्टी है उनकी, वो कितनी इश्तियाल में आई हुई थी और वहाँ पे किस किस्म की रैलियाँ और मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा था। अब इमेजिन करें कि आप एक मुसलमान पाकिस्तान से उठ के वहाँ चले जाते हैं, उस रैली के बीच में आप मौजूद हैं जहाँ पे सही लोग जो हैं वो गर्म हुए हैं और माहौल भी इस तरह का है। उस रैली के बीच में आपसे कहा जाता है कि आप जो है ना वो पाकिस्तान का झंडा लहरा दें। अब मुझे बताएं आपके साथ क्या सलूक होगा? जाहिर बात है आपका तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह की इन्वायरमेंट में जब हालात भी ऐसे हैं, मामला भी ऐसा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दौर में मुशरिकीन मक्का के बीच में इस्लाम का झंडा लहरा देना, तौहीद का झंडा लहरा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बोल देना, ये इससे बहुत बड़ी बात थी। और ये पूरी एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है, और फिर अल्लाह ताला उसी स्ट्रगल का नतीजा जो उनको देता है वो फतह मक्का की फॉर्म में उनको देखना नसीब होता है। अच्छा, ऐसे में जिस तरह से कितने लोग थे जो जाहिर है उनसे नफरत भी कर, दुश्मन थे कितने ज़्यादा लोग, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, दीन तबलीग करते थे, तो उनके साथ उनका क्या सलूक था? क्या सब्र और इस्तकामत की जब हम बात करते हैं तो इस हवाले से क्या बात? देखिए, सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाली चीज़ होती है ना वो होती है जब आपके अपने ही जो है ना वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अबू लहब का जिक्र किया, अबू लहब की बीवी का जिक्र किया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि हलाक हो गया अबू लहब और उसकी बीवी का भी तज़किरा आ गया और एक आग की रस्सी उनके इर्द गिर्द फेरी जाएगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलते हैं, आप सोचें अपना ही चचा है जो बिल्कुल पीछे पीछे साथ साथ रहता है, और जहाँ जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं वो वहीं वहीं जाकर ये कहता है कि ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बात कर रहा है। यानी अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं वो लोग जिनके अंदर आप पले बड़े, जो आपको जानते हैं, जो आपको सादिक और अमीन जानते हैं, एकदम से जब आपने बात ऐसी कह दी जो उनको गरां लगी, उन्होंने बिल्कुल अपना मूड ही चेंज कर दिया आपके बारे में, उन्होंने आपका परसेप्शन ही चेंज कर दिया। हालांकि यही वो लोग थे जो इस बात पर बड़े खुश थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के ऊपर हजर अस्वद रखने की बारी आई तो सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि इससे अच्छा शख्स हमारे पास मौजूद नहीं है जो ये काम कर सके। लेकिन जब आप तौहीद की बात करते हैं, कलमा तैयबा बुलंद फरमाते हैं, तो एकदम से सारे लोग जो अपने हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, आपको सारे मामले। लेकिन आपका रवैया ये रहता है, जैसे वो इकबाल का शेर है ना कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अपना काम जारी रखा, आपने कोई पॉलिटिक्स उस तरह की वो जो पॉलिटिक्स होती है कि एक क्लेवरनेस को जो है ना शो करना, किसी की बात उधर करना, उधर की बात मैनिपुलेट करना लोगों को, या लोगों को एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और जान लें कि हम अगर कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से सीख सकते हैं वो ये कि मोमिनीन की हमेशा एक हैप्पीली एवर आफ्टर ही होता है, उनकी हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। लेकिन यकीनन अल्लाह ताला उनको आजमाता है, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हम लोग वो वाला हमारा लाइफस्टाइल नहीं है कि हम कहते हैं कि जी हमारी लाइफ में ट्रेजेडीज़ हैं और ये नहीं, ये वेस्टर्न लिटरेचर में ट्रेजेडीज़ को वो लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला की दीन की राह पर निकलता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी खैर देता है और आखिरत में तो खैर होगी होगी उसके लिए। जो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो आपकी हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ जो कामरानी और कामयाबी आपका इंतज़ार करिए, हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो ख़ास मकाम जन्नतुल फिरदौस आला में, जिसको मकाम महमूद कहा जाता है, वो उनके लिए ख़ास रिज़र्व है और वो उनके लिए और किसी और के लिए नहीं है। तो ये जितनी आपकी स्ट्रगल्स होती हैं, तो हमारे लिए लेसन ये है कि आपकी लाइफ में भी हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि हम अपनी ज़ात से बाहर निकलें, अपनी ज़ात से बढ़ कर सोचें। ये जिस रैट रेस में हम लोग पढ़ जाते हैं, नौकरी कमाना, लगाना, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे, फिर वो इस रैट रेस में हमने अपने गोल्स ही ऐसे सेट किए हुए होते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा हायर एम्बिशन रखें। मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, काम तो अल्लाह रिस्क तो आपको दे ही देगा ना, जिस भी फील्ड में आप हैं। इमेजिन करें कि 3 मजदूर हैं, तीनों ही मजदूर हैं, काम तीनों का है, लेकिन तीनों का द वे ऑफ लुकिंग एट दैट स्ट्रगल इज़ वेरी डिफरेंट। एक जो मजदूर है उससे आपने पूछा भाई आप क्या करते हैं, उसने कहा जी मैं तो अदना सा मजदूर हूँ, बस यही काम करता हूँ, ईंटें उठाता हूँ, जो है ना बजरी सरिया वगैरह।
दूसरा जो मजदूर है उससे आपने पूछा कि जी आप क्या करते हो, तो है तो वो भी मजदूर है, लेकिन उसने कहा जी मैं 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करता हूँ। अब उसने अपने आप को डिफाइन किया अपनी नेट वर्थ के साथ कि जी मेरी नेट वर्थ ये है, 1000 रुपये काम करता हूँ, 1000 रुपये में चाहे मैं सरिया उठाऊँ, बजरी उठाऊँ, सीमेंट उठाऊँ, ग्राफिक डिज़ाइन करूँ, वो आपका बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी दिहाड़ी 1000 रुपये है। चले उसने अपने आप को यूँ डिफाइन कर लिया, ये थोड़ा सा एक लेवल अप चला गया। तीसरा बंदा है वो कहता है कि जी आपने कहा आप क्या करते हो, है तो वो भी मजदूर ही है। उसने कहा जी मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है उस प्रोजेक्ट का मैं भी एक टीम मेंबर हूँ। अब इस काम तो ये भी वही कर रहा है, तनख्वाह ये भी उतनी ले रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़े कॉज के साथ मुंसलिक हुआ है। सो अगर आप बात करते हो कि जी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन किसके पास है, वो इसके पास है, क्योंकि काम वो चाहे कुर्सियाँ लगाता हो, चाहे वो वहाँ पे सफाई करता हो, लेकिन उसको ये पता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हूँ। इसीलिए वो मस्जिद नबवी में जो खातून सफाई किया करती थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई वो कहाँ गई, वो आजकल नज़र नहीं आ रही। बताया गया कि जी उनका तो इंतकाल हो गया, आपने सारे काम छोड़े, आप हेड ऑफ स्टेट हैं, आप सारे मामलात को आप देख रहे हैं, सारे काम आपने छोड़े, आप उनकी कब्र पर गए, आपने उनके लिए दुआ फरमाई। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको देखने में लगता हो कि जी वो तो मस्जिद नबवी की सिर्फ सफाई किया करती थी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका क्या मकाम मर्तबा है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं आप करें, लेकिन उसके अंदर एक पहलू जोड़ दें कि मैंने कुछ मुस्बत लेकर आना है, मैंने कुछ खैर की बात करनी है। इंशाल्लाह रिज़्क अल्लाह आपको देगा, रोटी आपकी लगी रहेगी, वो फिक्र ना करें। बस ये सोचें कि मैंने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड आई वांट टू लीव अ लेगेसी, मैंने एक लेगेसी छोड़ के जानी है। अगर आप इसी रैट रेस में रहेंगे, तो एक अमेरिकन ऑथर ने कहा कि द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल अ रैट। यानी अगर ये रैट रेस आप जीत भी गए तो कौन सा आपने तीर माना है, तो आप रैट ही हैं, क्योंकि आपकी सोच ही उससे बड़ी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद उनकी फैमिली, उनके सहाबा, सबका जो मिशन था ना वो बहुत बड़ा था, और वो मिशन डिफाइंड था। सूरह अल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए भेजे गए। क्यों बेहतरीन हो? लोगों के लिए तुम्हें भेजा गया, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया ताकि तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान लाओ। तो ये काम हमने अपनी कैपेसिटी में सबने करना है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अब ज़रूरी नहीं हर बंदा आलिम दीन बन जाए, हर बंदा जो है वो मेंबर पे बैठ जाए। आप अपने इल्म के बकदर और अपनी इस्तात के मुताबिक इस खैर की बात को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। और आजकल वैसे भी आपको पता है ये मॉडर्न जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनके ज़रिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, कितने सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। और ये आपका चैनल है, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ बैठे हो, आप कितनी खैर की बातें लेके जा सकते हो। तो ये सब जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके जरिए आप जितनी अच्छी बात फैला सकते हैं वो बात जरूर फैलाए। और जाहिर है जैसे आपने जिक्र किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी आपने बात की कि किस तरह से उनके ऊपर भी आजमाइशें थी, स्ट्रगल्स थी, लेकिन वो हक और सच पे डटे रहे। तो ये आज का हमारा लेसन है। राजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। क़ससुल अंबिया हमारा सेगमेंट हाजिर है और आज इसमें हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। बल्कि सिर्फ आज नहीं, 2 रोज़ या 3 रोज़ तक हम इस पर बात करेंगे, चूँकि ज़ाहिर कहानी थोड़ी तवील है, बहुत से ऐसे वाक़यात इस पर बात करना बहुत अहम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए, फ़िरौन की वहाँ हुकूमत थी, लेकिन फ़िरौन ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की बिना पर उसने तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो न सिर्फ महफूज रहे बल्कि उनकी परवरिश भी फ़िरौन के घर में हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब कलीमुल्लाह था, और कुरान मजीद में 128 मरतबा आपका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने आप पर अपनी किताब तौरात नाजिल की, और आज हम उन वाक़यात का जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर दिस सेगमेंट। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिन हालात में हुई उस वक्त की ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। सबसे पहले तो बल्कि यूँ भी कर लेते हैं कि हमारे कसस में हमने अभी 2 शख्सियात और 2 अम्बिया को कवर किया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो पहले उन दोनों की फ़ादियत इस किस्से में समझते हैं। ठीक है। पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपको याद है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत याकूब का एक नाम इसराइल भी है और उनके 12 बेटे, वहाँ से है बनी इसराइल। तो फ़िरौन जिन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहा था वो बनी इसराइल के लोग थे, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत यूसुफ़ आपको हमने बताया था आखिर में उनको लेकर मिस्र में दाखिल हुए, लेकिन बाद में वो उस तरह अपनी हुकूमत बरकरार न रख सके और वो वहाँ पर खादिम बन गए। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र थोड़ी देर बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ आए, जहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद दर औलाद रह रही थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा गया कि वो उनको आज़ाद कराएँ उस फ़िरौन से। फ़िरौन से आज़ाद कराने की बात हो रही है। हदायत एक बहुत छोटी चीज़ थी। वजह ये थी
कि उससे पहले हम देख रहे थे बुत परस्ती थी, दरख्तों को बुत माना, या अल्लाह से सिर्फ गाफिल हो गए, दुनियादार हो गए। मूसा ने कुरान मजीद हमें बताते हैं, कहा कि मैं ही खुदा हूँ, आई एम द गॉड, मेरी तरफ देखो। यानी उसने एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को एक इंतहाई इंसानों में लाने की कोशिश की। उसने कहा मैं हूँ, और हमान उसकी बातें मानने वाला था। लेकिन जब फ़िरौन इतनी बड़ी बातें कर रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बस्ती के ऊपर एक आग की वादी आ रही है जो सिर्फ उसके महल को खा रही है, और बनी इसराइल के ये जो लोग हैं इनको कुछ नहीं कह रही। ये ख्वाब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तवातर से चलता रहा। आखिरकार उसने इल्म नजूम और मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जो प्रोफेसीज जानते थे, ख्वाबों का इल्म, और उनसे कहा बताओ ये क्या होने वाला। उन्होंने कहा हमें लगता है कि बनी इसराइल की वादी का एक लड़का या बनी इसराइल वालों में से एक लड़का उठेगा और तुम्हारी सारी सल्तनत ख़त्म कर देगा। फ़िरौन की सुनने की देर थी, वो एक ऑल काइंड ऑफ अपने आप को बादशाह समझता था जिसके पास सारी पावर है। उसने कहा हर पैदा होने वाला बच्चा जो बनी इसराइल के यहाँ पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। और जैसी ये बात पहुँची तो उन्हीं दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी होने वाली थी, तो उनकी अम्मा ने डर के एक संदूक बनाया और पैदा होते ही उनको संदूक में डाल के पानी के सुपुर्द किया, और साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि तुम साथ साथ भाग कर जाना। अब वो संदूक जाता था, साथ साथ भाग के जाती थी, और इसी दौरान बनी इसराइल के तमाम लड़के कत्ल हो रहे थे जो पैदा हो रहे थे, और सिर्फ बच्चियाँ बेटियाँ पीछे बच रही थी। आखिरकार आप देखिए कि वो चलते चलते वो तैरता तैरता संदूक वहाँ पहुँचा जहाँ पर फ़िरौन की जो ज़ौजा हैं हज़रत आसिया वो वहाँ बैठी हुई थी, और उन्होंने उसको साथ ही उठा लिया और उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो एक बच्चा है। वो बहुत हैरान हुई, उन्होंने उस बच्चे को अंदर ले आई, और उनको एक औलाद और उससे एक मोहब्बत की ज़रूरत भी थी, और उन्होंने फ़िरौन को माइल किया कि हम इस बच्चे को रख लेते हैं। और उन्होंने कहा तमाम जितनी भी मिस्र में दाइयाँ उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि इसे ला के दूध पिलाएं, लेकिन उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा एक लड़की साथ साथ भागी आ रही थी, तो उस लड़की को बुलाओ। उस लड़की को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं खातून को जानती हूँ जो शायद इनको दूध पिला सकें, और वो वालदा थी। तो ऐसे ही उनकी अपनी वालदा के दूध से परवरिश हुई, लेकिन परवरिश उस महल में हुई जिस महल से ये ऑर्डर दिया गया था, हुक्मनामा जारी होता कि तमाम लड़कों को मार दो, और वहीं पर एक बच्चा उसी के पास बड़ा हो रहा था। अपने बचपने में ही ये ऐसे गैर अल्लाह जैसे जो दावे करने वाले लोग हैं इनके ख़िलाफ़ हज़रत मूसा का एक आवाज़ थी, एक तरजीहात में शामिल था। बचपन में हज़रत आसिया ने जब फ़िरौन की गोद में उनको बिठाया तो उन्होंने उसकी दाढ़ी खींच ली, और फिर आपके सामने वो मशहूर वाक़या आता है जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, और वो वाक़या यूँ है कि उन्होंने उनके आगे कोयला और डायमंड्स रखे, हीरे जवाहरात रखे, और आपने कोयले को उठाया था और कोयले को उठा के आपने अपनी ज़ुबान पे रखा, जिसके बाद आपकी ज़ुबान में लुकनत रही। जब आप वापस मिस्र की तरफ आएंगे तो आप हज़रत हारून को तलब करेंगे कि उनको ज़ुबान पर बहुत अबूर है, और मेरा ख्याल है कि इस फ़िरौन को दावत देने के लिए हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हुस्न इज़हार रखता हो। तो ये बहुत अहम बात है, ये इसकी कुछ तफसीलात मैं आगे जाके बताऊँगा भी। खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे हैं तो इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जाहो जलाल वाले थे, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत हो रही थी। एक दिन वो अपने घर से बाहर आते हैं, महल से बाहर आते हैं, तो एक दिन वो देखते हैं कि बनी इसराइल वाले और एक कप्ती की जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने उनको मदद के लिए पुकारा, उन्होंने इस कप्ती को घूंसा दे मारा, एक पंच मारा। दैट पंच वॉज सो पावरफुल दैट द पर्सन डाइड देयर एंड देन। अब मिस्र में कानून था कि जो कत्ल करेगा उसकी एक ही सज़ा है कि उसे भी कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस चले गए, अगली सुबह वापस है, उन्होंने देखा वो कप्ती फिर वो बनी इसराइल वाला फिर किसी कप्ती से लड़ रहा था। ये पूरा वाक़या कुरान में भी ऐसे ही मौजूद है। उन्होंने कहा अरे मुझे लगता है तुम में ही कोई मसला है। यहाँ से वो बंदा डर गया, उसने कहा आपने तो कल भी एक बंदे को मारा था, लगता है आज मेरी बारी है। जब ये बात उसने और ऊँची बोली तो वो बात फैल गई कि मूसा ने तो मर्डर किया हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का एक समझे मुकदमा दायर हो गया। आपके सुनने की ये बात थी कि आपने वहाँ से जूते पकड़े भी भूले, कपड़े भूले, कुछ भी ना लिया, और आपने मदीन की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। अब आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पाँव थक रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं रहे। लेकिन आपको क्योंकि आपको पता है कि इसके बदले तो सज़ा बड़ी सख्त है। आप सफ़र करते जा रहे हैं, आखिरकार फिर कुएँ के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पर आप देखते हैं कि 2 लड़कियाँ हैं, वो पानी भरना चाह रही हैं और वो पानी नहीं भर पा रही। और वहाँ पे आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं आप क्यों नहीं भर पा रही। तो कहते हैं ये जो ताकतवर मर्द हैं ये भर लें तो फिर हमारी बारी आएगी। तो इतने में आप उनकी बकरियों को पानी पीने देते हैं और उसके बाद आप उनके घर तक उनके साथ जाते हैं। उनके अब्बा बहुत हैरान होते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताएं कि आज आप वक्त से पहले कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई एक नेक साले मर्द था जिसने हमारी मदद की। तो
तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटियां थीं, और फिर एक का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो एक ही शर्त रखते हैं कि यू हैव टू वर्क 8 years और 10 years विद मी, अगर तुम 8 साल काम करोगे तो मेरी एक बेटी का निकाह मैं आपके साथ कर दूंगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माना, और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। इतने में कुछ वक्त जब गुज़रता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोचते हैं कि मुझे वापस मिस्र की तरफ सफ़र करना होगा। इतने में आप अपनी बेगम को साथ लेते हैं और आप मिस्र की तरफ सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन आप कुछ रास्ते में खो जाते हैं, और इस रास्ते में जब आप खो रहे हैं तो एक पहाड़ आपको नज़र आता है, कोहे तूर नज़र आता है। वो एक सीना का वादी है जहाँ पर एक पहाड़ है। आप कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कुछ रोशनी नज़र आ रही है, रात भी बहुत हो गई है और मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ रोशनी है, लोगों ने जलाई होगी, तो मैं वहाँ से कुछ अंगारे या आग जला लाता हूँ ताकि हमें कुछ मदद हो जाए। इतने में जब आप वहाँ उस वादी के उस पहाड़ के पास पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि वो आग नहीं है बल्कि वो नूर अल्लाह है, जहाँ पर आपका नाम कलीमुल्लाह हो गया। तो वहाँ पर अल्लाह ताला जो है उनसे मुखातिब होते हैं। ये सुन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और बात भी कुछ ऐसी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ से कहते हैं आप कौन है? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा खुदावंद करीम, इस पूरी कायनात को चलाने वाला, जिसका रिस्क सब खाते हैं। तो आपके हाथ में क्या है? उनके हाथ में शेफर्ड स्टिक थी, असा था। उन्होंने कहा मेरे हाथ में असा है, इससे कभी कभी टेक कर लेता हूँ, कभी चलने में मदद लेता हूँ, और कभी कभी ज़रा बकरियों को भी कहता हूँ कि अपनी राह सीधी कर लो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इसको ज़मीन पर फेंक। आपने ज़मीन पर फेंका, वो साथ ही अज़दहा बन गया। ये देखिए आप और घबराए और भागे। कुछ रवायात में आता है कि आवाज़ है कि मूसा मत डरो, वापस आओ, मैंने तुम्हें चुन लिया है और अब तुम्हारे ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। इस असा को उठाओ और अब मिस्र की तरफ रुख करो, और वहाँ पे तुम्हारा भाई हारून भी तुम्हें मिलेगा, और तुम फ़िरौन को जाओ और उसे जाकर दावत दो। आप साथ ही अपनी वाइफ को लेते हैं, अपना असा दोबारा उठाते हैं, और एक बीच में एक बहुत ही अहम बात कि आपको एक और मोजा दिया जाता है, वो है यदे बैज़ा, कि आपका हाथ जब आप बगल से बाहर निकालते थे पुरनूर हो जाता था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको बहुत ही ज़्यादा तमसील के तौर पे इस्तेमाल किया कि अब हाथ तो है लेकिन नूर नहीं निकलता इन हाथों से। तो ये बड़ी प्यारी बात है, वह हाथ ही हैं बस, और कुछ भी नहीं, जितने इतने ही हैं भाई। अब तो खैर वो जाते हैं, मिस्र में दाखिल होते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि हारून को दें, इसकी ज़ुबान और गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, ये उसको माइल कर लेगा। वहाँ पर अल्लाह ताला दोनों भाइयों को एक नसीहत करते हैं कि देखो मेरा पैगाम उसको पूरा देना। और ये बहुत अहम नसीहत इस दौर के हर आलिम के लिए, हर उस आदमी के लिए जो समझता है कि दूसरे को हदायत दी जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि सच की लाठी बेज़रफ़े के हाथ में दो, वो सच से भी दूर कर देता है। दोनों भाइयों को ताकीद की गई कि उससे आराम से बात करना, अच्छे तरीके से फ़िरौन को नसीहत करना जो क्लेम कर बैठा कि मैं खुदा हूँ, उससे आराम से बात कीजिएगा, उससे इंतहाई एहतराम से बात कीजिएगा। आखिरकार आप उसके दरबार में पहुँच जाते हैं और आप उसे जाके कहते हैं कि मैं मूसा हूँ और तुम्हें दावत देने वाला हूँ। वहाँ फ़िरौन ने कहा है कि मूसा मैंने तो तुम्हें अपने महल में रखा था, तुम पे तो एक कत्ल का मुकदमा भी चल रहा था, और तुम इतने भूल रहे हो मेरी उन तमाम नेमतों को जो मैंने तुम्हें दी थी। आप उसे कहते हैं कि तुम असल बात पर आओ, असल मुद्दे पर, और ये कि तुम खुदा नहीं हो, और बनी इसराइल के लोगों पर जो तुम सख्तियाँ करते हो ये किसी सूरत नहीं है, तुम इन्हें रहा कर दो, ये मेरे साथ यहाँ से जाएं और हम एक और देश आबाद करें इन लोगों का। तो वहाँ पर वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, कोई मौजज़ा है तो दिखाओ। वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपना असा फेंकिए। आप अपना असा फेंकते हैं तो साथ ही अज़दहा बन जाता है। तो वहाँ पे फ़िरौन गौर से देखकर कहता है, यहाँ पर एक बहुत आम बात है जानने के लिए कि जूलियन बगीनी ने भी अपनी लेटेस्ट किताब में कहा है, मिस्र के लोग अपने ये जो मंतकी, मैथमेटिकल, फिज़िकल इल्म मुकम्मल कर चुके थे, वो सिर्फ एक चीज़ से मुतासिर होते थे और वो था जादू, शैमनिज़म। ये जो दुनियादारी है, ज्योमेट्री, मैथ्स, ये तो वो सब रोज़मर्रा में कर रहे होते थे, उनको जादू चाहिए। इससे पहले के तमाम अंबिया के किस्सों में मैंने जो आपके बात आगे रखी कि मंतक से बुलाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अरे भाई सूरज डूब रहा है, तारे डूब रहे हैं, तुम कैसे इनकी इबादत कर सकते हो। यहाँ पर जाके ऐसी बात ही नहीं कि उसको सीधा अक्ल को आजिज़ कर देने वाला मौजज़ा दिखाया और वो फेंका। मूसा ने कहा ठीक है, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, मैं अपने जादूगर बुलाऊंगा। तो उसने ऐलान किया और सारे उसके जादूगर इकट्ठे हो गए और उन सब ने रस्सियाँ फेंकी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं वो बात अपने बच्चों के लिए खुसूसन कर रहा हूँ,
दे वर वेरी गुड इन केमिस्ट्री। खुसूसन अब हम देखते हैं कि जो अहराम मिस्र को जिस तरह जोड़ा गया, सीमेंट की तो बात ही नहीं थी, वो किस चीज़ से जोड़ा गया, दैट मीन्स दे वर ऑल्सो वेरी गुड विद केमिस्ट्री। यानी उन्होंने कुछ ऐसा मादा या ऐसी कुछ चीज़ लगा रखी थी डोरियों के ऊपर जिससे ऐसे अलूजन आती थी कि वो हिल रही हैं, हालांकि वो डोरियाँ थी या रस्सियाँ थी। कुरान मजीद भी हमें यही बताते हैं, जिसके ऊपर आपको ना केमिकल्स लगा दो, या जब आप कभी बहुत गर्मी में सफ़र करें तो आपको रोड पर ऐसे बुखारात लगते हैं, तो वो वाली कैफियत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, असा फेंकने की देर थी, उसने सारे के सारे वो रस्सियाँ डोरियाँ खा लिया। तमाम जादूगर हैं वो साथ ही मान गए, उन्होंने कहा मूसा दिस कांट बी मैजिक, क्योंकि वो तमाम जादूगर थे, वो हदूद जादू जानते थे। वहाँ पे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने की ख्वाहिश की। वो बैत करने की ख्वाहिश की देर थी कि आप देखिए कि फ़िरौन ने एक और बात पलटी और उसने कहा अरे जनाब, ये लगता है कि तुम सब का बड़ा जादूगर ये है और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि नहीं, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि अल्लाह एक है और उसकी तरफ तुम्हें आना पड़ेगा, और इसके अलावा अब और कोई हल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम नहीं मानते तो तुम इन सारी की सारी बस्तियों को, जो बनी इसराइल के लोग हैं, इनको मेरे साथ जाने दो। लेकिन फ़िरौन को ये बात सूट नहीं कर रही थी कि वो सारे के सारे उन लोगों को वहाँ से साथ जाने दे। बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर है ये आगे चलेगा, एक तवील किस्सा है, तवील किस्सा है, और कल हम कवर कर पाएंगे। कल भी अभी देखें हम एक्सोडस कवर करेंगे, बहुत मशहूर वाक़या, जिसमें कुछ सख्तियाँ आएंगी उन लोगों के ऊपर, मुख्तलिफ तरह का कहत आएगा और सख्तियाँ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को लेके निकलेंगे और वो पानी के चाक होने का वो मशहूर वाक़या जिसको आज तक दोहराया जाता है। और असल किस्सा तो उसके बाद शुरू होगा जब बनी इसराइल के लोग अपनी आज़ाद आबादी में पहुँचेंगे और जाकर कहेंगे कि मनो सलवा तो ठीक है, लेकिन दिस इज़ टू बोरिंग, हमें कुछ और भी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत तवील होता है, तवील है, उसको भी हम प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा। फ़िरौन से आज़ादी एक स्टेप है। उसके बाद बनी इसराइल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अकेले में बैठेंगे तो उनकी कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड्स हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैटर करनी थी। बिल्कुल ठीक है खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे। क़ससुल अंबिया हमारे खास सेगमेंट। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। इस ट्रांसमिशन में एक अहम बात जो हम करना चाहते थे, बल्कि एक अपील है जो करना चाहते हैं, और ये अपील इसलिए करनी पड़ रही है कि कई सालों से हम ऐसी खबरें रिपोर्ट करते आ रहे हैं, बहुत दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ, जब ये खबर सामने आती है कि एक बार फिर कातिल डोर ने किसी की जान ले ली। वो चाहे फिर पत्तोकी का इलाका हो, जागो वाला गांव हो और 8 साल का बच्चा हो, या कि वो 22 साल नौजवान फैसलाबाद का हो, या फिर 2 साल बच्चा जो कि इस वक्त ज़ेरे इलाज है डोर के फिरने की वजह से, कि गले पे डोर फिरी है और उसके बाद वो ज़ेरे इलाज है। एक वीडियो दिल दहलाने वाली सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखी होगी, और वो वीडियो देखते हुए आप उसको कंप्लीट नहीं देख सकते। अफ्तारी का सामान लेने एक नौजवान बाइक पर निकलता है और अचानक डोर उसके गले पे फिरती है और उसके बाद अचानक बाइक से गिर जाता है और वो खड़ा होकर देखता है कि उसके साथ हुआ क्या। इर्द गिर्द के लोग जब आते हैं तो नज़र आता है कि उसके गले पर डोर फिर गई है और जाहिर है खून इतना ज़्यादा बह जाता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की भी नौबत नहीं आती और वहीं पर वो दम तोड़ जाता है। और वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते, जो बताया कि नहीं देखी जा रही थी, वो देखी हमने ज़रूर, लेकिन आप लोगों ने दिखा, बच्चे भी इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कहाँ है हुकूमत? बाद में जाते हैं, बाद में उस घर जाते ज़रूर हैं, ज़रूर पुरसा लेकर जाते हैं, ज़रूर ताज़ियत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त इंतज़ामिया ने काम करना है वो उस वक्त काम नहीं करती। जाने जाती हैं, कुछ दिन काम होता है, फिर खामोशी हो जाती है। आज फिर क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन वो जान जो चली गई वापस नहीं आएगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, यानी पंजाब भर में हम देख रहे हैं पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान में पुलिस ने 28 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पतंगे बेच रहे थे। विहाड़ी में 9 अफराद ऐसे जो पकड़े गए, अच्छा उनको पकड़ा जा रहा है जो कि ममनुआ डोर बेच रहे हैं, केमिकल डोर बेच रहे हैं। चूनिया हो, भावल नगर हो, कोट अद्दू, यहाँ से भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये वो मुल्ज़िमान हैं जिनके कब्ज़े से हज़ारों पतंगें भी मिली हैं, धाती डोर की चरखियाँ मिली हैं। और फैसलाबाद, यहाँ पर बिजली की तारों से लटकती पतंगें और डोर हटाने का फैसला भी किया गया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये सब कुछ जो अब हो रहा है, जो अब जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है, अगर ये पहले हुआ होता तो शायद ये जानें बच जाती। आज फिर एक दफ़ा हम सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बसंत की बात कर रहे हैं, फिर वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट बसंत। ना जाने और कितनी जाने जाएंगी कि हम इससे बाज आ जाएंगे। या तो आपने करना है कोई सेफ स्पेस क्रिएट करें,
वहाँ पर ज़रूर बसंत मनाएं, लेकिन इस तरह शहरों के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पर इस तरह से पतंगबाजी होना जो कि कीमती जानों का ज़िया का बाइस बनती है। और इसमें बहुत से बच्चे सभी ऐसे होते हैं जो कि अगर डोर पतंग कट जाती है भागते हैं उस पतंग को, कटी पतंग को पकड़ने के लिए। ट्रैफिक में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। ये एक क्रेज होता है और इससे अपने बच्चों को खुदारा जरूर बचाएं, उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपने सेफ स्पेस की बात की, देयर इज नो सेफ स्पेस फॉर पतंगबाजी, बिल्कुल नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो डोरे कटती हैं और इसी तरह से जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, बाइक पर जा रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, वही डोरे जो होती हैं केमिकल वाली वो आपके गले पर फिर जाती है। बहुत सारे लोग हैं, हमने इतनी जाने हर बार हर सीज़न में हम जाते हुए देखते हैं और उसके साथ लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्रैकडाउन होता है, फिर कोई जानने वाला होता है, वो जाकर उनको छुड़ा कर ले आता है कि बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो टीनेजर्स इन्वॉल्व हैं। और सबीन ये तो हम कह ही नहीं सकते ना कि किसकी पतंग थी, ये तो लोकेट हो ही नहीं पाता वो किसकी पतंग थी जिसकी डोर ने एक जान ले ली। ऐसे में जिम्मेदार तो ज़रा रियासत के तौर पर अगर हम देखें तो हम सब हैं, खुद भी हैं, लेकिन वो पेरेंट्स सबीन जो नहीं देख रहे कि उनके बच्चे कौन सी पतंग लेकर आ रहे हैं, कौन सी डोर लेकर आ रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, छतों पे हैं, उनको रोक नहीं रहे, देख नहीं रहे। पैसे तो दे रहे हैं, जाओ बेटे जो लेना है ले आओ। वो बच्चा जो लेकर आ रहा है वो कत्ल का सामान लेकर आ रहा है, वो जा रहा है छत पर दोस्तों के साथ, बहुत देर वहीं पर छत पर जिस तरह पतंगबाजी कर रहा है, लेकिन नहीं जानते आप कि वो जो डोर कातिल डोर है वो किसी की जान ले लेगी। खुदा ना खास्ता आपके अपना आपका प्यारा, यूं तो सारे हमारे अपने प्यारे हैं ना, बाहर निकलते हैं। वाकई ये तो ऑब्वियसली ये दिल दहलाने वाली बातें थी। हम दिल करता है रोज़ अच्छी बातें करें में, लेकिन इस तरह की खबरें हमारे सामने जब आ रही होती हैं तो कौन खामोश रहेगा जब एक प्लेटफॉर्म भी है। और आप लोग आप अपने आप से पूछें, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे जो पतंगबाजी करते हैं, क्या आपको ये चीज़ काबिल कबूल है आपके लिए, जिसके बारे में अब हम बात करें कि आपकी डोर जब कट जाएगी, जब वो डोर कहीं पर जा रही है हवा में, तो वो किसके गले पे फिर जाएगी? क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं? ये बहुत अहम है कि इस पर हुकूमत भी बहुत संजीदा तौर पर इक़दामात ले और फिर जिन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन करने वो भी अहम इसमें फ़ैसले करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ नोटिस लेने से कुछ नहीं होगा, चाहे नोटिस हुकूमत ले, चाहे नोटिस IG पुलिस पंजाब लें, सिर्फ नोटिस से काम बहरहाल नहीं चलता। आज भी जिस तरह ज़ाहिर ने देखा कि जब कातिल डोर ने जाने ली तो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी उस फैमिली का के घर वो गई, वहाँ पर ज़ाहिर उनकी उनसे ताज़ियत भी की। मैं फिर कहूँगा कि ये जो मंजर से दिखा भी रहे हैं आपको, नवाज़ शरीफ साहब भी साथ मौजूद हैं, उन वालिदैन से मिल रहे हैं ज़रा जिनका बच्चा चला गया। लेकिन शोएब, इससे बच्चा वापस नहीं आएगा। बात ये होती है कि ठीक है, इट्स अ गुड स्टेप कि आप ताज़ियत के लिए गए हैं, सपोर्ट के लिए गए हैं, सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट्स गुड, ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी। बट एट द सेम टाइम वो जान वापस नहीं आएगी। एट द सेम टाइम आपकी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सबको महफूज रखे। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आइंदा कभी ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए, हम वाकई सीखें, कोई और माँ का लाल इस कातिल डोर का निशाना ना बने। अपना ख्याल रखें, जो चीज़ें बताई जाती हैं हुकूमती सतह पर भी, इदारों के तौर पर भी कि अच्छा ये नहीं करना, वो हमारी हिफाजत के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट हमें खुद करना है। हमें पुलिस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें नहीं इंतज़ार करना चाहिए कोई आएगा रोकेगा गिरफ्तार करेगा, नहीं, पहले से ही बड़े सोच समझ के एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें कुछ फ़ैसले करने होंगे अपनी ज़ात के हद तक, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।